अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 7 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, क्योंकि एक गैप के बाद आज आपकी क्लास हो रही है तो ऐसे में अमूमन ये हुआ करता है कि जितना कुछ आपने पहले पढ़ा होता है वो आप भूल चुके होते हैं, क्योंकि वक्त आपको नहीं मिला होता रिवाइज करने के लिए। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल सी बात है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि थोड़ा सा क्विकली हम रिवाइज कर लें, कम से कम उन चीज़ों को जो हमारे आज के लेक्चर के लिए प्री रेक्विजिट्स हैं। हमने अब चूंकि लैब करना शुरू कर दी हुई है पिछले कुछ हफ्तों से, तो लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है वो मैं क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूं, ताकि हमारी एक कॉन्टिन्यूटी बन जाए। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम सिलसिले को आगे बढ़ाएं। तो जनाब, लैब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अब तक हम लोगों ने सिस्को के राउटर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया हुआ है, उसके हार्डवेयर को डिस्कस कर लिया हुआ है। राउटर हार्डवेयर के लिहाज से दो तरह के हैं, फिक्स पोर्ट भी मिलते हैं और मॉड्यूलर भी मिलते हैं। मॉड्यूलर में स्लॉट्स होती हैं जिनमें कार्ड्स लगा के पोर्ट्स की तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने सिस्को राउटर्स को या किसी भी नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस किस तरीके से किया जाता है उस पे बात की थी। एक्सेस दो तरीकों से हो सकती है, एक लोकल एक्सेस है और दूसरी रिमोट एक्सेस। लोकल एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस। लोकल एक्सेस हम अब तक पढ़ चुके हैं और कर भी चुके हैं, रिमोट एक्सेस बाकी है, जो कि आज के लेक्चर का आगाज ही समझे हम रिमोट एक्सेस के साथ ही करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा लोकल एक्सेस करने के लिए हमें टर्मिनल एप्लीकेशन की जरूरत होती है। लोकल एक्सेस करने के लिए हमें कंसोल या रोल ओवर केबल की जरूरत होती है। ठीक है जी। तो रोल ओवर या कंसोल केबल की मदद से हम डिवाइसेस को लोकली एक्सेस कर लेते हैं और टर्मिनल एप्लीकेशन को यूज करते हुए। टर्मिनल एप्लीकेशन सैकड़ों हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनमें जो फेमस हैं, जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें हाइपर टर्मिनल है, पटी है, सिक्योर सीआरटी है। ये सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ भी शेयर कर चुका हूं और मैंने आपको कहा था आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल तभी करना है जब मैं आपको कहूं। सॉफ्टवेयर ढेर सारे हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जब जब जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी आपने तब तब वो इंस्टॉल करने, वरना बिला वजह आप कंफ्यूज होंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का कहा हुआ है, वो सिस्को पैकेट ट्रेसर का वर्जन 6.2 है। उसका एक नया वर्जन भी है। ठीक है जी। नया वर्जन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए इन सारी इस जवाब साहब, इस पूरी क्लास की हमने अभी करनी है ना एनरोलमेंट सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी में। तो आप लोगों की सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम है एक, उसमें एनरोलमेंट होगी। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट सिस्को की वेबसाइट से जो लेटेस्ट वर्जन होगा पैकेट ट्रेसर का, वो आप डाउनलोड कर सकेंगे। लेटेस्ट वर्जन के साथ मसला यह है कि उसे लॉगिन करना पड़ता है आपको अपने सिस्को के अकाउंट से। ठीक है जी। तो वो अभी जब आप लोगों का बन जाएगा तो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा, फिर आप पैकेट ट्रेसर का जो नया वर्जन है 8.2 वो भी डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल पैकेट ट्रेसर 6.2 है, आपने वही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने जब एक्सेस कर लिया था तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को आईओएस को पढ़ा था। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको मोड्स का तारुफ करवाया था जो सिस्को आईओएस में होते हैं। सबसे पहला मोड जो हमारे सामने आता है उसको यूजर एक्सेस मोड या यूजर मोड कहते हैं। यूजर एक्सेस मोड में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वेरिफिकेशन होती है। ऐसे ही है, लिमिटेड वेरिफिकेशन। आप ना कुछ सेव कर सकते हैं ना कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लिमिटेशन भी खास तौर पे रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग की है। रनिंग कॉन्फ़िग वो टेम्पररी फाइल है जो रैम में बनती है, और स्टार्टअप कॉन्फ़िग परमानेंट फाइल है जो एनवी रैम में बनती है, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है जी। उसके बाद जनाब इनेबल यूजर मोड से हम गए थे इनेबल मोड में, जिसको प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। ठीक है जी। और उसकी कमांड थी इनेबल। इनेबल की कमांड देके हम लोग चले गए थे इनेबल मोड में, और इनेबल से वापस यूजर मोड में आना हो तो डिसेबल की कमांड होती है। अब जो इनेबल या प्रिविलेज मोड है, इसमें आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। सेव किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, इसका ऑपोजिट यानी डिलीट या इरेज भी किया जा सकता है। उसके अलावा इनेबल मोड में क्लॉक सेट की जा सकती है, जो कि हमने सीखी थी।
उसके अलावा इनेबल मोड में 100% वेरिफिकेशन हो सकती है, यानी रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग को भी वेरीफाई किया जा सकता है शो की कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, कमांड शो की ही होती है यूजर मोड में भी और इनेबल मोड में भी, लेकिन यूजर मोड में सब कुछ हम शो नहीं कर सकते, इनेबल मोड में सब कुछ शो हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इनेबल मोड से हम लोग गए थे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो है वो आप ऐसी तमाम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट राउटर पे ग्लोबली होता है, यानी ऐसी तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे सिस्टम के लिए होती हैं वो आप ग्लोबल मोड में कर सकते हैं। हमने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो कॉन्फ़िगरेशंस की थी उनमें होस्ट नेम असाइन किया था, उसके अलावा इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट। इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट में फर्क यह है कि इनेबल पासवर्ड जब सेव होता है तो क्लियर टेक्स्ट में होता है, सिक्योर नहीं है। इनेबल सीक्रेट जब सेव होता है रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में तो एनक्रिप्ट होकर सेव होता है, ऑल्टरनेट तरीके से रिप्रेजेंट होता है जिसको देख के कोई समझ नहीं सकता कि आपने लिखा हुआ क्या है। ठीक है जी। और इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट जो है ये दोनों के दोनों यूजर मोड से इनेबल मोड में जाते हुए आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या कुछ ग्लोबल मोड में हो सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो काम आपने किए उनमें 3 तरह के बैनर्स थे। बैनर MOTD यानी बैनर मैसेज ऑफ द डे, इसके अलावा बैनर लॉगिन। ठीक है जी। बैनर मैसेज ऑफ द डे हर उस बंदे को नजर आता है जो राउटर को एक्सेस करता है। ठीक है जी। बैनर लॉगिन जी वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन लोगों को नजर आती हैं जिन लोगों ने लॉगिन करना होता है यूजर नेम पासवर्ड के साथ या पासवर्ड के साथ। बैनर एग्जिट था एक तीसरी तरह का बैनर। बैनर एग्जिट उन लोगों को नजर आता है जो सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद ये बैनर नजर आता है। ठीक है, मैं किसी भी टॉपिक की तफसील में नहीं जा रहा, अगर आप डिटेल से रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका तरीका तो आपको पता है, वीडियोस आप लोगों के पास हैं, आप वीडियो डाउनलोड करके डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये 3 तरह के बैनर्स हो गए। उसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया उसमें और क्या क्या कुछ शामिल है, और आपने यूजर क्रिएट किए थे लास्ट लेक्चर में, याद है? हमने 3 तरह के यूजर बनाए थे, उनको प्रिविलेजेस असाइन की थी और उनको पासवर्ड असाइन किए थे। ठीक है। सिस्को आईओएस में लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, यूजर नेम और पासवर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। यूजर बनाने का फायदा क्या है कि आप हर यूजर की अलग-अलग प्रिविलेजेस सेट कर सकते हैं। प्रिविलेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को डिफाइन करती हैं कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। प्रिविलेज लेवल कितने थे जी? 0 से लेकर 15 तक। सिस्को, हवावे, जूनिपर सब में ये लेवल इसी तरह से होते हैं। कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे 0 वाला, 1 वाला और 15 वाला। पहले से सिस्को ने डिफाइन किया हुआ है 0 वाला क्या कर सकता है और क्या नहीं, 1 वाला क्या कर सकता है और क्या नहीं, 15 वाला क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो मैंने ये जो डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स हैं इनके साथ 3 अलग अलग यूजर बना के उन्हें इनेबल करके आपको लास्ट लेक्चर्स में दिखा दिया था। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से अब आगे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। और एक और चीज, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद अब हम गिनती करना बंद कर देते हैं। गिनती वैसे भी हम अपने लिए कर रहे थे, पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। सिस्को गिनता नहीं है, सिस्को ने तो नाम रखे हुए। ठीक है जी। यूजर मोड, इनेबल मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से आगे जितने भी मोड हैं वो बेसिकली ग्लोबल मोड के सब मोड हैं। जिस तरह नेटवर्क का सब नेटवर्क बन जाता है उसी तरह ग्लोबल मोड के सब मोड्स होते हैं। जैसे कि उनमें से एक लाइन कंसोल 0, तो उसको हम कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो हम लाइन कंसोल 0 में गए थे। अब लाइन कंसोल 0 में जाके आप जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करेंगे उसका इंपैक्ट पूरे सिस्टम पे नहीं आएगा, सिर्फ लाइन कंसोल 0 पे आएगा। और हमने वहां जाके क्या किया था, या तो पासवर्ड इनेबल किया था या यूजर नेम पासवर्ड को इनेबल किया था। और ये कहां के लिए इनेबल होते हैं? यूजर मोड के लिए। जब आप लॉगिन करते हैं राउटर के ऊपर या स्विच के ऊपर तो सबसे पहला मोड जो यूजर मोड है, वहां आने के लिए अगर आप यूजर नेम या पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना चाहें तो किस मोड में होता है? लाइन कंसोल 0 में। ठीक है जी। तो लाइन कंसोल 0 में अगर आप लॉगिन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है? सिर्फ पासवर्ड पूछा जाएगा। और अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इनेबल कराना चाहते हैं तो क्या कमांड थी? लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल, क्योंकि यूजर आपने लोकल डेटाबेस में बनाए थे।
तो लॉग इन लोकल का मतलब होता है लोकल डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं वो पूछो, ठीक है जी। तो लाइन कंसोल 0 से हमारा वास्ता इतना ही रहा था, लाइन कंसोल 0 से हमारा वास्ता इतना ही रहा था। इधर बैठ जाओ यार, तुम्हारी जगह फिर खराब हो जाएगी ना, तो मेरे निशाने पे नहीं होगे तो फिर अच्छा, तो लॉगिन लोकल से यूजर नेम और पासवर्ड एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या था जी, उसके बाद हमने और क्या किया था, फिर हम इंटरफेस में गए थे, ठीक है जी। इंटरफेस में जाके हमने क्या क्या कुछ सीखा था, इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं ये सीखा था, इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे देते हैं हमने ये सीखा था, और जो हमारा सबसे आखिरी लेक्चर था वो था लैन और वैन लिंक्स की कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी लेक्चर में हमने लैन और वैन लिंक्स की कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। उसके बारे में मैंने बताया था ये लैन और वैन लिंक्स की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले जब कनेक्टिविटी कर लें तो लैन और वैन लिंक्स को वेरीफाई करें, और वेरिफिकेशन की कमांड है शो इंटरफेसेस। इससे तो सारे इंटरफेस नजर आते हैं, किसी स्पेसिफिक को देखना हो तो शो इंटरफेसेस सीरियल 0/0/0, तो आपको सीरियल 0/0/0 की डिटेल्स नजर आएंगी। उसमें मैंने आपको 4 स्टेट्स बताई थी। सबसे पहली स्टेट थी अप एंड अप, दूसरी स्टेट थी अप एंड डाउन, तीसरी थी डाउन एंड डाउन, और चौथी थी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन। हर स्टेट का क्या मकसद है, क्या मतलब है, इससे मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मतलब होता है कि शट डाउन की कमांड से एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मर्जी से डाउन किया हुआ, ठीक है जी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली स्टेट अप एंड अप थी, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। चौथी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन थी, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर ने अगर अपनी मर्जी से शट डाउन किया हुआ तो वो नो शट डाउन की कमांड से अप भी करा सकता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को खत्म करने के लिए कमांड के शुरू में नो लिख दिया जाता है, ऐसा ही है। और मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन अगर इरेज करनी हो तो क्या तरीकाकार होता है, इनेबल मोड में जाके इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग की कमांड भी है और उसके बाद रीलोड करना पड़ता है, और इसी तरह इनेबल मोड में राइट इरेज की कमांड भी है और उसके बाद भी रीलोड करना पड़ता है। इससे मुकम्मल इरेज हो जाता है। और स्पेसिफिक के लिए जिस कमांड को इरेज करना है उसके शुरू में नो लिख देते हैं। तो हम बात कर रहे थे लैन और वैन लिंक्स की। तो लैन और वैन लिंक्स राउटर की तमाम पोर्ट्स फैक्ट्री से शट डाउन होके आती हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। तो उन्हें अप करने के लिए कम से कम इंटरफेस पे आपको नो शट डाउन की कमांड तो देनी पड़ेगी। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वैन लिंक पे मैंने आपको बताया था कि वैन लिंक की तफसील थोड़ी सी ज्यादा है। अगर तो हम अब सिस्को की डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलें तो हमें वहां भी नो शट डाउन के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एग्जामिनर कोई चेंज कर दे या दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर कोई चेंज कर दे या आपको चेंज करना पड़ जाए तो 3 चीजें चेंज हो सकती हैं, कीप अलाइव, एनकैप्सुलेशन और डीसीई साइड पे क्लॉक रेट। वैन केबल के बारे में मैंने आपको बताया था, वैन केबल के जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक साइड डीटीई और दूसरी साइड डीसीई होती है। डीसीई को हमेशा आईएसपी की साइड पे कनेक्ट किया जाता है और डीसीई साइड पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर होता है। क्लॉक रेट जब डिफाइन हो जाता है तो आपकी बैंडविड्थ क्लॉक रेट के बराबर जा सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो डीसी टर्मिनल पे क्लॉक रेट का कॉन्फ़िगर होना जरूरी है, ठीक है। वो आप करें या फैक्ट्री से सेट होके आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लॉक रेट सेट होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वैन लिंक में आपको नो शटडाउन के साथ साथ कीप अलाइव भी कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है, एनकैप्सुलेशन भी चेंज करनी पड़ सकती है। एनकैप्सुलेशन का रूल क्या है, आमने सामने सेम होनी चाहिए। और डीसी पे क्लॉक रेट भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है जी। 4 चीजें हैं टोटल वैन पे, नो शटडाउन, कीप अलाइव, एनकैप्सुलेशन, डीसी पे क्लॉक रेट। और उसके बाद पांचवी और आखिरी चीज जिसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती वो है आईपी एड्रेस। इंटरफेस पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ता है। ये 5 काम वैन लिंक के लिए। लेकिन लैन पे सिर्फ 2 चीजें काफी हैं, आईपी एड्रेस और नो शटडाउन। क्योंकि लैन पे आपको बताया था क्लॉक रेट भी नहीं है कॉन्फ़िगरेबल, लैन पे एनकैप्सुलेशन भी कॉन्फ़िगरेबल नहीं है। हाँ, कीप अलाइव होता है लेकिन वो तो फैक्ट्री से सेट होके आता है 10 सेकंड, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नो शटडाउन एंड आईपी एड्रेस कहां पे, लैन पे, लैन लिंक पे नो शटडाउन और आईपी एड्रेस, ये 2 काम आपको करने पड़ते हैं।
इसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन सेव करेंगे और आपके लिंक अप हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम यहां तक पहुंचे थे और आखिरी काम जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ये वही डायग्राम है जो हमने मिलकर बनाई थी, मिलकर कॉन्फ़िगर की थी, ठीक है। और आखिरी काम जो हमने किया था, लिंक अप करने के बाद, उनको वेरीफाई करने के बाद हमने पिंग करके टेस्ट किया था। वेरिफिकेशन जो थी वो पिंग की कमांड से की थी। और पिंग के बारे में मैंने आपको ये बताया था। जरा इस डायग्राम को मैं अब आपके नोट्स में ले जाता हूं और थोड़ा सा इसको जरा डिस्कस करते हैं, जो आखिरी चंद बातें हमारे लास्ट लेक्चर में हुई थी उस हवाले से। ये राउटर ए से मैंने राउटर बी के इस आईपी को पिंग किया था, तो आपको याद है पिंग हो गया था। राउटर ए से मैंने राउटर ए के लैन में जो डिवाइसेस हैं इनको भी पिंग किया था और ये भी पिंग हो गई थी। मुझे याद पड़ता है हमने टेस्टिंग के लिए ना इन चारों में से आईपी सिर्फ एक को ही असाइन किया था। हमने कहा था बाकियों को बाद में देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो मैंने लैन में एक डिवाइस थी जिसको पिंग किया था। तो राउटर ए के लैन में जब पिंग किया था तो एक अजीब सा बिहेवियर हमें नजर आया था। पहली दफा पिंग करने पे पहला पैकेट ड्रॉप हो गया था, लेकिन बाकी सारे चले गए थे। लेकिन आपका तो उस दिन भी पहला पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ था, ठीक है जी। क्योंकि इसकी मैंने लॉजिक आपको समझाई थी और वो पासपोर्ट ऑफिस वाली पूरी कहानी सुनाई थी, ठीक है। मैंने कहा था ईथरनेट में कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस की बेस पे नहीं बल्कि मैक की बेस पे होती है। तो ईथरनेट में जब आपका पैकेट जाने की कोशिश करता है तो ईथरनेट कहता है जी मेरे अगर आपने नेटवर्क में आना है ना, तो आपकी डेटा लिंक लेयर की जो फील्ड है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस डेस्टिनेशन आईपी का मैक भी पहले पता करा लें, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आपके सामने आया था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेयर 2 का प्रोटोकॉल है जिसको हम आर्क कहते हैं, एआरपी आर्क का काम क्या है, आईपी और मैक की आपस में बाइंडिंग कराना। और मैंने ये भी कहा था ये पूरा टॉपिक काफी डिटेल के साथ आपके कोर्स के आखिरी हफ्तों में आएगा जब हम स्विचिंग को पढ़ रहे होंगे। अभी हम राउटिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आर्क का बुनियादी काम मैंने आपको बता दिया, आईपी और मैक को बाइंड कराना। ये बाइंडिंग अगर 2 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती है तो आपकी पिंग का पहला पैकेट भी ड्रॉप होने से बच सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। उस दिन क्लास में मेरे साथ भी कुछ लोग लैब कर रहे थे जिनमें आप भी शामिल थे, ठीक है। तो इनका पहला पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ था लेकिन मेरा हुआ था। और मैंने कहा था ये बड़ा रेयर केस है, बहुत कम होता है। और ये भी बहुत कम होता है कि कभी कभार 2 पैकेट ड्रॉप हो जाए, यानी 4 सेकंड से ज्यादा का वक्त अगर लग जाए तो 2 पैकेट भी ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा, जब बाइंडिंग हो जाएगी, बाइंडिंग होने के बाद अगले 4 घंटे तक, बाइंडिंग होने के बाद अगले 4 घंटे तक वो बाइंडिंग राउटर के पास एक टेबल में सेव रहती है और दोबारा आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहां तक हमारा लास्ट लेक्चर था। और एक और चीज भी, आखिरी एक बात रह गई। राउटर ए से राउटर बी को पिंग किया, हो गया था पिंग। राउटर ए से उसके लैन में डिवाइस को पिंग किया, पिंग हो गया था। लेकिन जब मैंने राउटर ए से आपको पिंग करके दिखाया इस वाले सिस्टम को, ये पिंग नहीं हुआ था। और इसकी लॉजिक मैंने आपको क्या बताई थी, राउटर ए के साथ अगर आप देखें तो 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, एक 1.0.0.0 और यहां की नेटवर्क आईडी हमने रखी थी 192.168.1.0/24। तो राउटर ए के साथ ये वाले 2 नेटवर्क्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए मैंने बताया था राउटर पे हमें ना तो स्टैटिक राउटिंग करानी पड़ती है और ना ही डायनामिक। राउटर ए के लिए ये दोनों नेटवर्क्स नोन है और नोन पे तो राउटर क्या करता है, यूनिकास्ट करता है, और वो कर रहा था। ये एक तीसरा नेटवर्क भी है 192.168.2.0/24। ये राउटर ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और अननोन है, और हमने उसे बताया भी नहीं है कि इस पे जाना कैसे है। तो राउटर ए के लिए ये अननोन है और अननोन के साथ राउटर क्या करता है, डिस्कार्ड या ड्रॉप। और राउटर ए ने ऐसा किया था। हमने राउटर ए से इस आईपी को पिंग किया था तो ये पिंग नहीं हुआ था। और मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि शुक्र है पिंग नहीं हो गया, वरना हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स का बेड़ा गर्क हो जाता। नोन के लिए राउटर यूनिकास्ट और अननोन के लिए डिस्कार्ड करता है और वो डिस्कार्ड ही कर रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह राउटर बी पे भी अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो राउटर बी अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को तो पिंग कर लेगा, लेकिन राउटर बी से अगर आप राउटर ए के लैन सेगमेंट में पिंग करेंगे तो वो पिंग नहीं होगा, ठीक है।
जरा ये टेस्ट कर लेते हैं, इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि लास्ट टाइम जो ये डायग्राम हमने बना के सेव की थी ये हमारे पास सेव्ड है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक काम करते हैं जी, राउटर ए पे मैं आता हूं। ये डायग्राम हम सब ने मिलकर बनाई हुई है, ठीक है जी, लिहाजा हम इसको अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो ये कौन सा मोड है जी? यूजर मोड, यूजर मोड। और अब मैं जा रहा हूं एनेबल मोड में। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर कर देता हूं ताकि जो लोग जरा दूर बैठे हुए हैं उन्हें भी ये लाइन नजर आए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब हम एनेबल मोड में आ चुके हैं। यहां से मैं पिंग करता हूं। ठीक है जी, जो आईपी एड्रेसिंग की हमने स्कीम रखी थी उसके मुताबिक 1.1.1.2 ये वाला आईपी राउटर बी का है, राउटर ए का 1.1.1.1 है और ऑपोजिट साइड पे 1.1.1.2 है। इसको पिंग किया, आज भी उसी तरह पिंग हुआ है, उसी शानो शौकत के साथ जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था। और इसी तरह अगर मैं यहां से पिंग करूं 192.168.1.2, ठीक है, ये 1.2 वाला आईपी ये पीसी 0 का है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मैं भी कहता जरूर हूं और आप लोग भी सुनते जरूर हैं, जब आप लोग जा रहे होंगे तो मैंने कहा होगा आपके पास अब काफी टाइम है, आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। जब छुट्टी होती है तो इंसान के पास और बड़े काम होते हैं करने के लिए, नहीं दिल करता पढ़ने को। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि आप में से अक्सर लोगों ने ये काम नहीं किया होगा, लेकिन मेरा ये मशवरा आप लोगों को है कि आप ना अब आज या ये जो 2 दिन आप आते हैं इनमें से आज का जो दिन है ना, वो आप एक काम कीजिएगा, ये वाली लैब, सिर्फ ये वाली लैब पूरी अपने पास बना भी लीजिएगा और ये कर भी लीजिएगा। ये सारे काम जो मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वाले सिखाए थे, उसके लिए तरीका बड़ा आसान है, या तो पिछली वीडियो खोल के करना शुरू कर दें। वीडियो में अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा लगेगा देखने में, उसका एक तरीका तो ये है कि आप वीडियो को 2 टाइम्स फास्ट भी चला सकते हैं, ऐसा ही है ना जी, तो वो ऑप्शन भी आपको पता है, तो वो जरा जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरा, अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो नोट्स हैं वो सामने रखें, देख देख के एक दफा ये पूरी लैब कर ले। भाई ये वाली लैब आपने कर ली तो आप समझे आप क्लास के साथ हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप जवाद साहब से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, जवाद साहब आपको गाइड कर देंगे, आप बेशक क्लास में आके पूछ लें। और ऑनलाइन वालों के अगर लैब के मसले मसाइल हैं तो आप भी जवाद साहब को बता सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे सका मैं दे दूंगा, जवाब साहब, अच्छा हम दोनों को मैसेज कर दिया करें आप लोग, ठीक है जी, या मैं जवाब दे दूंगा या जवाब साहब, ऐसे ही है, तो हम दोनों में से कोई एक आपको जरूर रिप्लाई कर देगा। ताखीर हो सकती है, उसके लिए माजरत है, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये नहीं होगा कि जवाब ही समझे आप हमारी तरफ से। ठीक है, ठीक है, तो ये अच्छा, और जब आपने कुछ पूछना हो ना तो जरा क्वेश्चन इस तरह से पूछिएगा कि आपका प्रॉब्लम समझ भी आ जाए। कोई लैब कर रहे हैं ना तो उसकी पिक्चर खींच के वो साथ रेफरेंस के लिए भेज दें कि मैं ये कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने क्लास में किया था मेरे ही वैसी आउटपुट नहीं आ रही। ठीक है जी, तो ताकि देख के आपको समझाया जा सके कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, और खास तौर पे जो लोग क्लास में आ रहे हैं आप लोग यहीं पे पूछ लिया करें तो अच्छी बात। ठीक है जी, ओके जनाब, राउटर ए जो है इससे मैंने अभी आपको पिंग करके दिखाया राउटर बी को, और अब जिस आईपी को मैं पिंग करने लगा हूं ये राउटर ए के लैन सेगमेंट वाली साइड है, तो इसको एंटर करते हैं। जिस तरीके से लास्ट टाइम पहला पैकेट ड्रॉप हुआ था आज भी पहला पैकेट मेरे पास ड्रॉप हो रहा है, एंड दैट इज नॉर्मल। ठीक है जी, क्या हुआ यहाँ पे आईपी और मैक की बाइंडिंग हुई है, लेकिन अब अगले 4 घंटे के लिए तो ये बाइंडिंग हो चुकी है। मैं दोबारा इस आईपी को पिंग करूंगा तो ये 100% जो है वो आपको सक्सेस रेट शो कराएगा। पिंग की कमांड की जो आउटपुट आप लोग देख रहे हैं, पिंग की कमांड की जो आउटपुट आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दी थी। ये टाइप एस्केप सीक्वेंस टू अबॉर्ट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट 6 याद है, उसके बाद 5 एको मैसेज ये भेजता है, हर एक का साइज 100 बाइट होता है, 100 में से 28 बाइट्स के तो हेडर्स होते हैं, 20 बाइट का आईपी का, 8 बाइट का आईसीएमपी का, 72 बाइट का इसमें डेटा होता है, और डेटा हेक्साडेसिमल में होता है, एबीसीडी 36 टाइम्स लिखा होता है, ये भी आपको बताया था। उसके बाद जनाब टाइम आउट का मतलब ये है कि आप एको भेजते हैं तो रिप्लाई का इंतजार करते हैं, रिप्लाई आधे मिली सेकंड में आ जाए तो फौरन अगला एको भेज देंगे, लेकिन अगर एको का रिप्लाई ना आए तो आप इंतजार कितनी देर करेंगे, 2 सेकंड, तो इसको हम टाइम आउट कहते हैं।
ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको अगर पांचों नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये सक्सेस है, पांचों आपके आईसीएमपी एको गए और उनका रिप्लाई भी टाइमली वापस आ गया। सक्सेस रेट नीचे लिखा हुआ जी 100%, 5/5। राउंड ट्रिप टाइम को मैं काफी डिटेल के साथ एक से ज्यादा मर्तबा क्लास में बता चुका हूं, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पे ना आपको नजर आ रहा है 0.000 मिली सेकेंड, एवरेज में भी लिखा हुआ है 0। इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा होगा कि टाइम ही नहीं लगा इसको जाके प्रोसेस होके वापस आने में। आरटीटी याद है ना कैसे कैलकुलेट होता है, एको के जाने का टाइम, डेस्टिनेशन पे प्रोसेस होने का टाइम, प्लस उसके रिप्लाई के वापस आने का टाइम। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइम ही नहीं लगा इस काम में, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जीरो का यहाँ पे मतलब ये है लेस देन 1 मिली सेकेंड। असल में ये वो आपको फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में दिखा नहीं सकता कि 0 पॉइंट इतना इतना इतना, ठीक है। इसका फॉर्मेट ऐसा है। तो जीरो का मतलब है लेस देन 1 मिली सेकेंड, यानी 1 मिली सेकेंड से कम का वक्त लगा, लेकिन जीरो नहीं लगा, ठीक है जी। तो जीरो का मतलब यहाँ पे ये एक्चुअल में जीरो का मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले की एवरेज कितनी निकली है, 3 मिली सेकेंड। और ये मैंने आपको बताया था, ये आपको बदलता हुआ ही नजर आएगा, हर दफा पिंग करने पे एक जैसा रिजल्ट भी नहीं होगा, और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। और उसकी मिसाल मैंने बताई थी, आप 10 दफा अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो हर दफा का टाइम आपका डिफरेंट होगा। उसकी एक मेन रीजन ट्रैफिक का लोड होता है, और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मेन रीजन ट्रैफिक का लोड होता है। ज्यादा होगा तो ये टाइम बढ़ जाएगा, कम होगा तो ये टाइम घट जाएगा। आरटीटी का कम होना अच्छी बात है। यहां पे मैंने आखिरी लेक्चर खत्म किया था, इस जगह लास्ट लेक्चर ये 2 पिंगे आपको टेस्ट करा के खत्म किया था, ठीक है। और मैंने साथ ये भी कहा था कि राउटर ए के डायरेक्टली कनेक्टेड पिंग हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड अभी जैसे कहा पिंग नहीं हो रहे, अननोन होने की वजह से। तो अननोन को नोन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग। तो फिर मैंने ये कहा था कि अब ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि हम स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग को पढ़ना शुरू करें। तो मैंने कहा था वक्त तो आ गया, लेकिन उससे पहले चंद चीजें ऐसी हैं जो हम डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ भी सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो वो हम आज सीखेंगे। उनमें सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस, लोकल एक्सेस आपको आती है, रिमोट एक्सेस के जो तरीके हैं वो मैं आपको अब सिखाने लगा हूं, ठीक है जी। रिमोट एक्सेस अब मिसाल के तौर पे यही है ना कि अगर मैं यूं कंसिडर कर लूं कि ये हमारी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। एक ब्रांच लेट से हम कहते हैं किसी एक शहर में है, दूसरी ब्रांच दूसरे शहर में है, दुनिया के किसी और मुल्क में। तो राउटर ए जो है लेट से मैं कहता हूं लाहौर वाली ब्रांच है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये लाहौर वाली ब्रांच है, और आप फिजिकली यहां पाए जाते हैं, यानी ये जो सिस्टम लगे हुए हैं इनमें से किसी एक पे आप हैं, ठीक है। और ये जो दूसरी ब्रांच है ये आप ही की हो सकता है, किसी और मुल्क के अंदर ब्रांच हो, किसी और शहर के अंदर ये वाली ब्रांच हो। तो मैं कहता हूं लेट से ये कॉर्बेट की ये जो दूसरी वाली है ये दुबई वाली या कतर वाली ब्रांच का राउटर है, और मैंने लाहौर वाली ब्रांच से बैठ के इसको एक्सेस करना है। ये राउटर ए लाहौर में है, राउटर बी दुबई या कतर में है, ठीक है जी। किसी और शहर में भी हो सकती है, किसी और मुल्क में भी हो सकती है। अच्छा, अब अगर मैंने लाहौर वाले राउटर को एक्सेस करना है तो मेरे पास एक तरीका ये है जिसका आपको पता है, मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कंसोल या रोल ओवर केबल लगाऊंगा और उसे राउटर की लाइन कंसोल 0 से कनेक्ट कर दूंगा, और अपने लैपटॉप पे खोलूंगा एक टर्मिनल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया था मेरे पास सिक्योर सीआरटी है, तो सिक्योर सीआरटी की मदद से मैं इस राउटर को लोकली एक्सेस कर लूंगा, और आज तक हमने ऐसे ही किया हुआ है, ऐसे ही है ना जी। और मैंने आपको पैकेट ट्रेसर में कहा था एक सहूलत है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आपको एंड डिवाइस और राउटर के दरमियान कंसोल केबल लगाने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, आप राउटर पे डायरेक्ट क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई लोकल एक्सेस, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं लाहौर वाली ब्रांच से बैठ के जो मेरी दुबई वाली ब्रांच है लेट से, ठीक है जी, इस ब्रांच को मैंने, इस वाली ब्रांच को, ये जो दुबई वाली ब्रांच है इसको मैंने एक्सेस करना है। अब ये मेरे लिए रिमोट एक्सेस होगी, ये मेरे लिए रिमोट एक्सेस होगी। अब इसका तरीका कार क्या है, आपको याद है मैंने कहा था एक्सेस करने के लिए जो पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइन। और जो कम्युनिकेशन के लिए डेटा फॉरवर्डिंग के लिए यूज होती हैं उन्हें इंटरफेस।
इंटरफेस वो पोर्ट्स हैं जहां से आपकी डेटा फॉरवर्डिंग होगी, स्विचिंग होगी, पैकेट्स की स्विचिंग होगी, फ्रेम की स्विचिंग होगी, वो इंटरफेस है, ठीक है जी। और जो एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होंगी वो लाइन है। अभी तक आप दो तरह की लाइंस से वाकिफ है, लाइन कंसोल जीरो और लाइन ऑक्स जीरो। ऑक्स का मतलब ऑक्सिलरी भी होता है। लाइन कंसोल जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था, ये लोकल एक्सेस के लिए इस्तेमाल होती है, और लाइन ऑक्स जो है ये रिमोट एक्सेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्स का मतलब मैंने बताया था ऑक्सिलरी, और ऑक्सिलरी का वैसे मतलब होता है मावन, सपोर्ट करने वाला, ठीक है जी। मतलब यह है कि अगर लाइन कंसोल खराब हो जाए तो आप ऑक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था इसका एक और फायदा यह है कि आप ऑक्सिलरी पोर्ट को रिमोट एक्सेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये प्लान बनाते हैं कि मैं ऑक्सिलरी पोर्ट को यूज करूंगा रिमोट एक्सेस के लिए, तो आपका सेटअप फिर कैसे होगा? आपको याद है मैंने आपको ऑक्सिलरी की जब डायग्राम पहली दफा बना के लाइन कंसोल और लाइन ऑक्स बताया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने दरमियान में शो करवाया था इंटरनेट, ठीक है जी। या और इंटरनेट तक हम पहुंचते हैं आईएसपीस की मदद से, ठीक है। तो इंटरनेट के साथ क्या सीन होगा जी, मैं अपने इस लैपटॉप या डेस्कटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा, और जो हमारी दुबई वाली या कतर वाली ब्रांच है उसके राउटर को वहां के इंटरनेट, वहां के आईएसपी को यूज करते हुए लाइन ऑक्स जो है उसको कनेक्ट करा दूंगा। यानी मुझे दुबई वाले राउटर को भी इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसकी लाइन ऑक्स को, और इधर अपना पीसी भी इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये इंटरनेट से कनेक्ट करने से क्या मुराद होती है, मेरा ख्याल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना, तो ये वैसे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा थ्रू आईएसपी। हम अपने आईएसपी से कनेक्ट होंगे, वो अपने आईएसपी से कनेक्ट हो जाएगा। ये पीसी जीरो और राउटर बी, पीसी जीरो और राउटर बी के दरमियान आपको अब एक फिजिकल पाथ नजर आ रहा है ना, रास्ता नजर आ रहा है इंटरनेट के थ्रू जो जा रहा है, ऊपर वाला ब्लू कलर वाला, देख रहे हैं ना आप उसे? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये डायग्राम देख के बताएं कि मेरे पास अब पीसी जीरो से राउटर बी तक जाने के लिए पॉसिबल पाथ्स कितने हैं, रास्ते कितने? दो। एक मैंने अभी बनाया है ऊपर वाला, एक पहले से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन दो रास्तों में से कितने रास्ते ऐसे हैं जो ओवर द इंटरनेट बने हुए हैं प्रैक्टिकली? एक, असलन दो हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो राउटर ए और बी के दरमियान आप ये वैन वाला सिंबल जो ऐसे करके बना देते हैं, असल में तो ये भी आईएसपी के थ्रू ही कनेक्ट होगा ना, ओवर द इंटरनेट ही होगा, सीधी केबल निकल के यहां से वहां तो नहीं चली जानी, ठीक है। लैब में मैंने कहा था हमारे पास सहूलत है, हम तार सीधी लगा सकते हैं तो लगा देंगे। एक्चुअल में तो ये ऑप्शन नहीं होती ना, एक्चुअल में तो आप दो लिंक हो गए, जो आप क्या कर रहे हैं, ब्रांच ए और ब्रांच बी के दरमियान आपने दो रास्ते बना दिए, दोनों ओवर द इंटरनेट जा रहे हैं, और इंटरनेट इस्तेमाल करने के हमें पैसे देने पड़ते हैं। पहले आप एक पाथ यूज कर रहे थे, अब आपको दो इस्तेमाल करने पड़ गए, यानी इंटरनेट के दो लिंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो पैसे तो देने पड़ेंगे, उसके देने पड़ेंगे। आप कहेंगे कोई बात नहीं, जहां 1000 बिल आता है वहां 2000 आ जाएगा, या 2000 आता है तो 4000 आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। कफन की जेबें थोड़ी होती हैं, हमने साथ थोड़ी पैसा लेके चले जाना है, खर्च ले, दुनिया का माल है, दुनिया में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। आपने लगाना नहीं है। और क्या क्या कुछ प्लान है आपका साथ लेके जाने का? अच्छा, तो अब बात यह है कि 1000 का 2000 तो आपको तकलीफ नहीं दे रहा। अच्छा, हम जब बातें कर रहे होते हैं 1500 ब्रांचेस, 2000 ब्रांचेस का नेटवर्क होता है, इन दैट केस आपके लिंक्स भी फिर बहुत ज्यादा होंगे। तो जब करोड़ का 2 करोड़ होगा बिल महीने का, उस वक्त फिर हमें बड़ी तकलीफ होगी। हम कहेंगे यार अगर ये 1 करोड़ रुपया महीने का हमारा बच सकता है किसी तरीके से, तो बचा क्यों ना लिया जाए, ठीक है। 1000 का 2000 तकलीफ नहीं देता, लेकिन करोड़ का 2 करोड़ जरूर आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। अब क्या सोचने पे मजबूर कर देगा? आप कहेंगे सर ये आपने कहा कि अब दो रास्ते हो गए हैं, अब दो रास्ते हो गए हैं ब्रांच ए और बी के दरमियान। तो ये जो ऑलरेडी एक रास्ता बना हुआ है, मैं ग्रीन कलर से उसको जरा हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला और फिर यहां से ये वाला, ये पाथ ऑलरेडी बना हुआ है इनके दरमियान, नीचे वाला। तो आप इसी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते रिमोट एक्सेस के लिए? शर्त तो कनेक्टिविटी ही है ना, तो आप इसी पाथ को इस्तेमाल कर ले रिमोट एक्सेस के लिए, आपने अलग से रास्ता ही क्यों बनाना है? अब यहां पे ना हमारी अपनी ही लिखी हुई कुछ डेफिनेशंस
हमारे रास्ते में आगे खड़ी हो जाती हैं। कुछ कस्में हमने खाई थी एक दिन, हमने कहा कब कस्में खा ली थी हमने, वो डेफिनेशन लिखना कसम खाने के बराबर ही होता है, ठीक है जी। तो कुछ डेफिनेशन है जो इस वक्त अब हमारे सामने आगे खड़ी होगी और हमें ऐसा करने नहीं देंगे। आप कहेंगे कौन सी डेफिनेशन? अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो पोर्ट्स जहां से डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। और वो पोर्ट्स जहां से आप एक्सेस करेंगे वो क्या कहलाएंगी? लाइन, ठीक है जी। अब आप कहेंगे ये जो ग्रीन पाथ है ना, ग्रीन पाथ, इस पूरे पाथ में ये सारी की सारी जो पोर्ट्स आ रही हैं ये सारे तो इंटरफेस हैं, लैन इंटरफेसेस और वैन इंटरफेसेस। और आप अब कह रहे हैं लैन और वैन इंटरफेसेस के थ्रू क्या कर लो? एक्सेस भी कर लो। इंटरफेसेस तो डेटा पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए होते हैं, इंटरफेसेस एक्सेस करने के लिए तो नहीं होते। अगर आपने यहां से एक्सेस कर लिया तो फिर तो डेफिनेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो वो देखे ना, इंटरफेस सीरियल 0/0/0 वैन वाले इंटरफेस भी आ रहे हैं और लैन वाले इंटरफेसेस भी आ रहे हैं। और नीचे से आने का मतलब है कि आप इंटरफेसेस के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी डेफिनेशन खराब हो जाएंगी। अब बंदा कहता है यार तुम्हारी डेफिनेशन के चक्कर में मैं अपना करोड़ों रुपया बर्बाद कर दूं, ऐसा ही है ना? तो डेफिनेशन ही है, क्या हुआ, बदल लेते हैं, थोड़ी सी तरमीम कर लेते हैं आइन के अंदर, क्या जाएगा अगर पैसे बच जाए। अब आप कहेंगे चले कानूनी रास्ता कोई निकाल सकते हैं तो पहले निकाल लें, पहले कोई कानून में गुंजाइश पैदा करें फिर कर लें ऐसा। तो हम कहते हैं मसला ही कोई नहीं, लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं है, अभी रास्ता निकाल लेते हैं। हम कहते हैं यार यूं कर लेते हैं कि जब ये वाला पाथ, जब ये वाली पोर्ट्स डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो हम इनको इंटरफेस ही कहेंगे, लेकिन जिस वक्त हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे एक्सेस करने के लिए तो उस वक्त लाइन कह देंगे। तो अब तो डेफिनेशन खराब नहीं होगी ना, यानी जब हम इन्हीं पोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या कह देंगे? लाइन। और अगर हम इन्हीं पोर्ट्स को डेटा फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या कह देंगे? इंटरफेस। अब तो ठीक है ना, आपकी डेफिनेशन तो खराब नहीं होगी कि पोर्ट अगर एक्सेस के लिए यूज हो रही है तो लाइन कह दें, पोर्ट अगर डेटा फॉरवर्ड करने के लिए यूज हो रही है तो इंटरफेस कह दें। तो ऐसा ही करें, आप ना चेंज करें अपनी डेफिनेशन। लेकिन ये तो गुंजाइश निकल सकती है, आप कहेंगे ये निकाली जा सकती है। इसका मतलब क्या है? ये जो सीरियल 0/0/0 याद है ना, इंटरफेस का वो फॉर्मेट, मॉड्यूल का नंबर, स्लॉट का नंबर और पोर्ट का नंबर, ठीक है जी। तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 का मतलब है मॉड्यूल 0 की, स्लॉट 0 की, पोर्ट 0, ठीक है जी। और मैंने कहा था मॉड्यूलर राउटर पे कुछ पोर्ट्स फिक्स्ड भी होती हैं, जैसे फास्ट ईथरनेट 0/0, इसका मतलब है मॉड्यूल 0 में ये पोर्ट फिक्स हुई हुई है, ठीक है जी। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 हम क्या कहते हैं? इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। अगर हम इसको एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे तो क्या लाइन फास्ट ईथरनेट 0/0 हो जाएगा? यानी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और लाइन फास्ट ईथरनेट 0/0। अब आप कहेंगे लाइन फास्ट ईथरनेट 0/0 बड़ा बुरा लगेगा, अजीब सा लगेगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है जी। इंटरफेस सीरियल 0/0 भी है और लाइन सीरियल 0/0 भी हो जाए तो थोड़ा सा ये इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमने कहा चलो कोई और रास्ता निकाल, नाम नहीं पसंद आया आपके लिए, नाम का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला, इस कॉन्सेप्ट के लिए एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई और वो है लाइन वीटीवाई। वीटीवाई, वीटीवाई का मतलब है वर्चुअल टर्मिनल। लाइन वीटीवाई का मतलब है वर्चुअल टर्मिनल। इसकी एब्रीवेशन परफेक्ट नहीं है बट है यही, लाइन वीटीवाई वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल लाइन वीटीवाई। लाइन वीटीवाई कोई फिजिकल लाइन का नाम नहीं है, नाम में लिखा हुआ है ना वर्चुअल, राउटर पे ढूंढने से नजर नहीं आएगी। लाइन वीटीवाई एक कॉन्सेप्ट का नाम है। लाइन वीटीवाई क्या है? लाइन वीटीवाई एक कॉन्सेप्ट का नाम है। और कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं लिख रहा हूं, यानी लाइन वीटीवाई को डिफाइन कर रहा हूं। व्हेन एन इंटरफेस is used for access, when an interface is used for access, this concept is called line VTY. लाइन वीटीवाई फिजिकल लाइन का नाम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। और कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप एक इंटरफेस से लाइन वाला काम ले रहे होते हैं, एक्सेस करने वाला काम ले रहे होते हैं, तो उसका नाम हमने रख दिया हुआ लाइन वीटीवाई।
लाइन VTY, अगर कोई कहे ना लाइन VTY इस्तेमाल कर लो, रिमोट एक्सेस के लिए क्या कर लो, लाइन VTY इस्तेमाल कर लो, तो इस बात का मतलब क्या है, किसी इंटरफेस को इस्तेमाल कर लो। इंटरफेस लैन वाला भी हो सकता है और इंटरफेस वैन वाला भी हो सकता है। लाइन रिमोट एक्सेस के लिए क्या यूज कर लें जी, लाइन VTY, मतलब क्या है, किसी इंटरफेस को यूज कर लें, और इंटरफेस कोई सा भी हो सकता है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर लाइन कंसोल 0 कितनी होती है, एक। लाइन ऑग 0 कितनी होती है, एक, वो दिखती भी है, ठीक है जी। एक तो ये है वर्चुअल, इसको देखा जा सकता है, इंटरफेस की शक्ल में देखा जा सकता है, क्योंकि इंटरफेस ही काम कर रहा होता है लाइन वाला, उसी को तो लाइन VTY कहते हैं। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हम इसको देख सकते हैं। अब इसकी नंबरिंग की क्या साइंस है, क्योंकि इंटरफेस तो होते हैं काफी सारे, लैन इंटरफेसेस भी ज्यादा सारे हो सकते हैं और वैन इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, तो VTY लाइंस की तादाद का क्या सीन होता है, नंबरिंग का क्या सिलसिला है, तो वो मैं आपको बता देता हूं जी। VTY लाइंस जो है, VTY लाइंस या तो आपको इस तरह से नजर आएंगी 0 to 4, 0 to 4 का मतलब है 5, 0 से शुरू करके 4 तक 5, या फिर आपको कुछ iOS वेरिएंट्स में या कुछ प्लेटफॉर्म्स में इनकी तादाद नजर आएगी 0 to 15। 0 to 15 का मतलब होगा 16, जीरो को काउंट करके चलना है ना, 16। या तो आपको ये 5 मिलती हैं, या कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये 16 मिलेंगी। VTY लाइंस कितनी होंगी, या 5 होती हैं या 16। इसका मतलब क्या है, क्या इसका ताल्लुक इंटरफेसेस की तादाद के साथ है, बिल्कुल भी नहीं। VTY लाइंस अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है, 16 है तो इसका मतलब क्या, ध्यान से सुन लीजिएगा। 5 VTY लाइंस का मतलब ये है एट ए टाइम उस डिवाइस को 5 लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, 5 मुख्तलिफ जगहों से भी कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन से। एक ही डिवाइस को, एक ही राउटर को 5 अलग अलग लोगों ने एक ही वक्त में क्या किया हुआ है, रिमोटली एक्सेस। एक ही राउटर आपने भी एक्सेस किया हुआ है, आपने भी 5 एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। एक्सेस करता कौन है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो 5 एडमिनिस्ट्रेटर ने एक ही टाइम पे क्या किया हुआ है, एक्सेस। अच्छा, अब राउटर की ना पांचों लाइनें क्या हो गई, बिजी, 0 से लेकर 4 तक पांचों लाइनें बिजी हो गई हैं, एक्सेस करने के लिए 5 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई छठा इस वक्त आके कोशिश करेगा तो क्या उसे एक्सेस मिल जाएगी, नहीं, जब तक कि उन 5 में से कोई लाइन फ्री नहीं हो जाती, जब तक कि उन 5 में से कोई बंदा लॉग आउट नहीं कर जाता। लॉग आउट करने का तरीका याद है, एग्जिट से भी हो जाता है और लॉग आउट से भी हो जाता है। तो जब तक कोई एग्जिट या लॉग आउट नहीं कर लेगा, आप छठा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। और जहां पे 16 है, 16 का मतलब उस डिवाइस को 16 एडमिनिस्ट्रेटर्स एट ए टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जेन में आता है कि सर कोई इतनी मुश्किल चीज होती है जो 16 लोग मिलके कर रहे होते हैं या 5 लोग मिलके कर रहे होते हैं। ये इसका जवाब आपके पास वैसे है, ये जवाब तब आपके पास आया था जब मैंने आपको यूजर बनाना सिखाए थे, ठीक है जी। अलग अलग यूजर जो होंगे ना, हर एक की प्रिविलेज अलग अलग होगी। एन मुमकिन है उन 5 में से एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो सिर्फ राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करना, एक का काम हो सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड कमांडें एग्जीक्यूट करना, एक का काम हो सिर्फ वेरिफिकेशन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना, एक का काम हो सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस को मैनेज करना, वो उससे रिलेटेड कमांडें देगा, ठीक है जी। यानी हर बंदे की डोमेन अलग अलग होगी। यानी 5 जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एक्सेस किया हुआ है, किसी एक चीज को मिलके करने के लिए नहीं किया हुआ। जैसे पांचों की ड्यूटी नहीं लगा दिया, आप पांचों ने मिलके होस्ट नेम असाइन करना है, पांचों ने मिलके होस्ट नेम असाइन करना है। एक बंदा होस्ट नेम रखे ए, दूसरा के मुझे नहीं पसंद आया बी रखूंगा, तीसरा का ये भी अच्छा नहीं है B1 कर देते हैं। रनिंग कॉन्फ़िग एक ही होती है, पांचों में से कोई भी चेंज करेगा तो वो एक ही फाइल में चेंज होगी। एक बंदा होस्ट नेम ए रखेगा, पांचों के लिए ए हो जाएगा। एक कहता है नहीं बी कर देता हूं, तो पांचों के लिए बी हो जाएगा। ये नहीं है कि जिसने बी रखा है उसे बी नजर आ रहा है, जिसने ए रखा था उसे ए नजर आ रहा है, फाइल एक ही है। एक चीज को ओवरलैप करने के लिए ये नहीं किया जाता कि जनाब मैंने 5 लोग मिलके ये एक ही टास्क करो, नहीं, हर एक बंदे की डोमेन अलग अलग होती है। अब इसमें सवाल और इसका जवाब भी आपके पास है, क्या अखलाकी बाउंड्री होती है कि मैंने आपको कह दिया कि भाई आपने बस सिक्योरिटी वाली कमांडें चलानी है और आप सिक्योरिटी वाले कमांडें चलाएंगे, आप सिर्फ राउटिंग वाली कमांडें चलाएंगे, मैंने क्योंकि कह दिया है तो आप अखलाकियात का लिहाज करते हुए सिर्फ अपना काम करेंगे, दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन नहीं छेड़ेंगे। भाई अखलाकी बाउंड्री तो सबसे पहली है, वो तो है,
लेकिन क्या हम ऐसा कुछ कर भी सकते हैं कि आप राउटिंग के अलावा कोई दूसरी कमांड चला ही ना सकें? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था ये जो 2 से लेकर 14 तक वाले प्रिविलेज लेवल्स हैं, इनमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि फलां प्रिविलेज लेवल पे ये वाली कमांड चलेगी और ये नहीं चलेगी। और मैं आपको जो प्रिविलेज लेवल असाइन करूंगा उसमें जो कमांडें हैं आप चला ही वो सकते हैं, दूसरी कमांडें आप चला ही नहीं पाएंगे। तो अखलाकी बाउंड्री भी है और हम ये कन्फिगर भी कर सकते हैं कि कौन सा यूजर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वी कैन कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो अलग-अलग यूजर हैं जो मिलके एक टाइम पे एक्सेस कर लेते हैं, सबकी डोमेन अलग-अलग होती है, सबका एरिया ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होता है। तो कुछ में 5 लोग हैं और कुछ में 16 तक ये नंबर जाता है। तो VTY लाइंस या तो 5 होती हैं या 16। इसका ताल्लुक इंटरफेस के नंबर्स के साथ नहीं है, इंटरफेसेस की तादाद के साथ नहीं है। एक बड़ा अहम जुमला है, VTY लाइन जो है ना ये पर प्लेटफॉर्म होती हैं, पर प्लेटफॉर्म, पर इंटरफेस नहीं। VTY लाइंस की तादाद पर प्लेटफॉर्म से मेरी मुराद पर डिवाइस, आसान कर लें इसको, पर डिवाइस यानी एक राउटर पे 5 लाइनें टोटल, एक राउटर पे 16 लाइनें हैं टोटल। ठीक है जी, हर लाइन का हिसाब अलग-अलग नहीं है, यानी यूं नहीं हो सकता। यानी मैं यहां पे एक राउटर बनाता हूं, ये 1 2 3 4 इंटरफेसेस हैं। ठीक है जी, ईथरनेट 0, ईथरनेट 1, सीरियल 0, सीरियल 1। हर इंटरफेस का अलग-अलग 5-5 का कोटा नहीं है कि 5 लाइन VTY इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर, ऐसे नहीं है। इस तरह होता है ये 20 हो जाएंगी, इस तरह तो 20 लोग एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटल 5। अच्छा, वो जो 5 लोग है ना, वो चाहे पांचों के पांचों इस वाले दरवाजे से एंटर हो जाए, ईथरनेट 0 से। पांचों की ट्रैफिक ईथरनेट 0 से अगर आ जाती, जी पांचों की ट्रैफिक अगर ईथरनेट 0 से ही एंटर हो रही है, ठीक है, अब 5 लाइनें पूरी हो गई आपकी। अब किसी और इंटरफेस से कोई इसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता। चाहे ऐसे कर लें, एक इंटरफेस से सारे आ जाएं, या यूं भी हो सकता है 2 ने यहां से रिमोटली एक्सेस कर लिया, एक ने यहां से, एक ने यहां से और एक ने यहां से, 5 पूरे हो गए। 2 एक दरवाजे से आए, बाकी 3 अलग अलग दरवाजों से आए, 5 लोग पूरे हो गए। जैसे ही पूरे हुए, अब इसकी पांचों लाइनें बुक हैं, अब इसे कोई रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो पर डिवाइस है, पर इंटरफेस नहीं है। उम्मीद है ये लाइन VTY और इसके जो नंबर्स हैं उसकी आपको समझ आ गई होगी। VTY लाइन कोई फिजिकल लाइन नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं रिमोट एक्सेस के लिए, उसे कहा जाता है VTY लाइन। ठीक है जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो लाइन ऑक्स थी वो तो आजकल फिर रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लाइन ऑक्स रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। अगर आज वो कहीं इस्तेमाल होती है तो वो फिर कंसोल के बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। कंसोल खराब हो जाए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लाइन VTY को इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? रिमोट एक्सेस के लिए। लो जी, रास्ते का तो बंदोबस्त हो गया। अब आपको पता है खाली कनेक्टिविटी से काम नहीं चलता, उसके बाद प्रोटोकॉल्स भी चाहिए होते हैं, एप्लीकेशन भी चाहिए होती हैं। लोकल एक्सेस में लाइन कंसोल 0 मिल गई थी आपको और कंसोल केबल मिल गई थी। उसके बाद क्या एक्सेस हो गई थी या कुछ और भी करना पड़ा था? कुछ और भी करना पड़ा था। एक प्रोटोकॉल था उसमें, RS-232 या सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था ना। अगर लोकल एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल होता है तो रिमोट एक्सेस के लिए भी होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। एक एप्लीकेशन भी थी, टर्मिनल एप्लीकेशन, सिक्योर CRT। टर्मिनल एप्लीकेशन के बारे में तो मैंने आपको यह भी बताया था, लोकल एक्सेस में भी इस्तेमाल होती हैं और रिमोट में भी इस्तेमाल होती हैं। लोकल एक्सेस में भी टर्मिनल एप्लीकेशन यूज होती है और रिमोट में भी इस्तेमाल होती है। तो एप्लीकेशन तो वही है, रिमोट एक्सेस के लिए एप्लीकेशंस वही हैं, सिक्योर CRT, पट्टी, हाइपर टर्मिनल, एप्लीकेशंस वही हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। प्रोटोकॉल सीरियल या RS-232 नहीं है। यहां पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, हम 2 प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे जी, 2 प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले प्रोटोकॉल का नाम है टेलनेट, TELNET। इट इज नॉट टेलीनेट, इट इज टेलनेट, TELNET। एक प्रोटोकॉल टेलनेट है और दूसरे प्रोटोकॉल का नाम है SSH। ठीक है जी, SSH।
टेलनेट किसी चीज की एब्रीवेशन नहीं है, बट एसएसएच है, सिक्योर शेल। एसएसएच से बनता है सिक्योर शेल। टेलनेट और एसएसएच, टेलनेट और एसएसएच ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। टेलनेट इज टेलनेट और एसएसएच का मतलब क्या है? सिक्योर शेल। अच्छा, इन दोनों का ताल्लुक एप्लीकेशन लेयर के साथ है। याद है ना, 7 लेयर्स टीसीपी/आईपी मॉडल में 5 हैं आजकल के टीसीपी/आईपी मॉडल में, और जो ओएसआई मॉडल है उसमें 7 हैं। तो दोनों की एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है, ठीक है जी। ओएसआई की एप्लीकेशन लेयर का मतलब 7वीं, टीसीपी/आईपी की एक एप्लीकेशन लेयर का मतलब 5वीं, ठीक है जी। तो इनका ताल्लुक किसके साथ है? एप्लीकेशन लेयर के साथ। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं फिजिकल लेयर में, तो पहले प्रेजेंटेशन आती है, फिर सेशन, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल हैं बड़े अहम, टीसीपी और यूडी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ये प्रोटोकॉल भूलने ना दूं। वो मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूं कि जो आपकी असेसमेंट होती है, मैंने उसमें एक आधा सवाल जिंदा रखा हुआ है, यूडीपी और टीसीपी वाला, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस वाला, ठीक है जी। तो या तो प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है, या वो यूडीपी बेस्ड होगा या टीसीपी बेस्ड होगा, या यूडीपी बेस्ड होगा या फिर टीसीपी। तो इनमें ये टेलनेट और एसएसएच ये दोनों के दोनों टीसीपी बेस्ड है। बोथ आर टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स, बोथ आर टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड हैं, दोनों के दोनों रिलायबल हैं। ये टीसीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो अगर टीसीपी बेस्ड है तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल है, ठीक है जी। तो टेलनेट भी टीसीपी बेस्ड है और एसएसएच भी टीसीपी बेस्ड है। प्रोटोकॉल्स की पहचान, उनका नाम भी होता है और एक नंबर भी होता है जो प्रोटोकॉल की पहचान हुआ करता है, ठीक है जी। अगर मैं उस दौर में होता और मेरी को सुनने वाला होता, तो शायद मैं उस वक्त इस चीज पे एहतजाज करता। ये टीसीपी और यूडीपी बेस्ड जितने भी प्रोटोकॉल्स है ना, उनके नंबर के लिए जो टर्म यूज होती है वो है पोर्ट नंबर। टीसीपी पोर्ट नंबर, यूडीपी पोर्ट नंबर। अब मैं आपको बताता हूं, टीसीपी पोर्ट नंबर, टीसीपी पोर्ट नंबर 23 अगर किसी जगह पे लिखा हो, तो इसका मतलब पता है क्या है? टेलनेट। टेलनेट का नाम टेलनेट है और उसका नंबर क्या है? टीसीपी पोर्ट नंबर 23। भैया आप टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर नाम बना लें, टीसीपी एप्लीकेशन नंबर बना लें, पोर्ट नंबर से हमें कंफ्यूजन क्या होती है? मैं अगर कहूं भाई इनकी टीसीपी, इनकी पोर्ट 23 ब्लॉक कर दें, ठीक है जी। अपने नेटवर्क में किसी यूजर के लिए मैं कहता हूं भाई इसकी पोर्ट 23 को ब्लॉक कर दें, हमारे ज़हन में क्या आएगा? कोई पोर्ट नंबर 23 है जिसको शट डाउन करना है, अपनी वो फिजिकल पोर्ट, ठीक है जी। लैन और वैन की पोर्ट, तो पोर्ट को ब्लॉक करने का मतलब शट डाउन करना है, या केबल निकाल देते हैं तब भी पोर्ट डाउन हो जाएगी। हमारे जेन में आता है पोर्ट ब्लॉक करने से मुराद यही होगा, पोर्ट को डाउन कर दें, केबल निकाल दें या शट डाउन की कमांड दे दें। हालांकि मेरा मतलब ये था कि टीसीपी पोर्ट नंबर 23 ब्लॉक करने का मतलब टेलनेट बंद कर दें, इस यूजर के लिए रिमोट एक्सेस बंद कर दें, इस यूजर के लिए क्या कर दें? रिमोट एक्सेस, ठीक है। अब इससे कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कुछ अरसे में आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है जी। अब टीसीपी पोर्ट 23 किसका है? टेलनेट। और टीसीपी पोर्ट 22, टीसीपी पोर्ट नंबर 22 एसएसएच के लिए, टीसीपी पोर्ट 22 एसएसएच के लिए। दुनिया में क्या लगता है इस तरह की कितनी एप्लीकेशंस होंगी? सैकड़ों, हजारों की तादाद में। हर एक का अपना अपना पोर्ट नंबर भी है। क्या हमें वो याद हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चंद एक हैं उनमें से जो रूटीन में यूज होंगी तो हमारे ज़हन में बैठ जाएंगी, लेकिन ये याद नहीं हो सकते। नाम से याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान है, नाम से याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान है। अच्छा, आप लोग HTTP से वाकिफ है ना? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ब्राउजिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। HTTP भी यूज होता है और HTTPS भी, ये दोनों भी टीसीपी बेस्ड है। टीसीपी पोर्ट नंबर 80 ये HTTP का है, टीसीपी पोर्ट नंबर 80 HTTP का है। अच्छा, अब
आज मुझे समझे एक तरह से लाइसेंस मिल गया है। अब आज के बाद मैं जिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर मेरे ज़हन में होगा, याद होगा, वो मैं लिख दिया करूंगा कि इसका पोर्ट नंबर ये है, और आप समझ जाएंगे कि पोर्ट नंबर से मुराद इसका प्रोटोकॉल नंबर है, इसकी आइडेंटिटी है, नाम भी उसकी पहचान है और ये नंबर भी उसकी पहचान है। तो रिमोट एक्सेस के लिए इनमें से हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने जा रहे हैं? टेलनेट और एसएसएच। टीसीपी पोर्ट 23 एंड 22। पहले टेलनेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर एसएसएच पे आते हैं। तो टेलनेट से आगाज करते हैं जी। तो प्रोटोकॉल कौन सा है जी? टेलनेट। और रास्ता लाइन वीटीवाई से बनेगा, यानी जो पोर्ट इस्तेमाल होगी वो लाइन वीटीवाई होगी। लाइन वीटीवाई से मुराद कोई ना कोई इंटरफेस यूज हो रहा होगा, ठीक है। और प्रोटोकॉल क्या है? टेलनेट। और एप्लीकेशन जिसमें ये चलेगा, सिक्योर सीआरटी हो सकती है, पटी हो सकती है, ठीक है। ये टेलनेट सिक्योर सीआरटी में तो उस सूरत में चलेगा ना जब आप रिमोट एक्सेस अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे होंगे, ऐसे ही है ना जी। सिक्योर सीआरटी एंड डिवाइसेस पे चलता है, तो हम अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो सिक्योर सीआरटी का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या मैं एक राउटर से दूसरे राउटर को भी टेलनेट कर सकता हूं? अच्छा, आज के बाद अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रिमोट एक्सेस करना है, हम कहेंगे टेलनेट करना है। जिस तरह आज के बाद मैं ये कहा करूंगा पिंग करना है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा आईसीएमपी का मैं एको भेजूंगा, ये प्रोसेस होएगा, इसका रिप्लाई वापस आएगा। हम ये तो नहीं कहते, हम कहते हैं पिंग करना है। बिल्कुल उसी तरह हम कहेंगे टेलनेट करना है, ठीक है जी। तो टेलनेट जो है वो राउटर टू राउटर भी हो सकता है, और टेलनेट एंड डिवाइस टू राउटर भी हो सकता है। एंड डिवाइस से भी राउटर को टेलनेट किया जा सकता है और राउटर टू राउटर भी हो सकता है। ये राउटर टू मेरी अपनी ब्रांच का राउटर है ना, राउटर टू मेरी अपनी ब्रांच का राउटर है, तो इसकी एक्सेस तो मेरे पास होगी, बिल्कुल होगी। अब टेलनेट की या यूं कह लें रिमोट एक्सेस की शराइत क्या है? आप किस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं? आप दुनिया की किस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं? पहली शर्त, हर वो डिवाइस जो आपके लिए रीचेबल है। रीचेबिलिटी कैसे चेक होती है? पिंग से, यानी हर वो डिवाइस जो पिंगेबल है उसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ये पहली शर्त है। दूसरा, लोकल एक्सेस होता है अपने घर में दाखिल होना, रिमोट एक्सेस में आप दूसरे के घर में दाखिल हो रहे होते हैं। अपने घर में आप अपनी मर्जी से जाते हैं, दूसरे के घर में दूसरे की मर्जी से जाएंगे। तो दूसरा अगर आपको अपने घर घुसने देगा तो ही आप जाएंगे, ठीक है। ये एक्सेस को सिक्योर करने का मैंने एक नाम आपको बताया था, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन या लॉगिन पासवर्ड, ये कौन से वाले मोड का था? मोड 1। लाइन कंसोल 0 पे या तो बगैर पासवर्ड के एक्सेस मिल जाती है, या पासवर्ड के साथ एक्सेस मिल जाती है, या यूजर नेम और पासवर्ड के साथ एक्सेस मिल जाती है। ये हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ ना, और इसका नाम क्या रखा था? यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन या लॉगिन पासवर्ड, इस तरह से नाम, मेन नाम यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन है, ठीक है जी। तो अपने घर में एंटर होते हुए भी आपके पास ये ऑप्शन थी ना, तो दूसरे घर के घर में भी एंटर होते हुए होनी चाहिए ना। तो जरा कोशिश करते हैं, राउटर ए से बैठ के सबसे पहले तो मैं पिंग कर रहा हूं 1.1.1.2। ये आईपी किसका है? राउटर बी का। तो क्या राउटर बी रीचेबल या पिंगेबल है? भाई पहली शर्त तो आपकी पूरी हो रही है। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त के लिए आप अब टेलनेट करने की कोशिश करें, अटेम्प्ट करें। टेलनेट की कमांड TELNET, टेलनेट इनेबल मोड में किया जाता है, इनेबल में भी कर सकते हैं और यूजर मोड में भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा टेलनेट, ठीक है जी। 1.1.1.2, इस कमांड का मतलब क्या है कि मैं 1.1.1.2 को रिमोटली एक्सेस करना चाह रहा हूं, ठीक है जी। ये पाथ क्या बनेगा इस वाले टेलनेट की रिक्वेस्ट का? ये इस डायग्राम में देखें, राउटर ए के इंटरफेस सीरियल 000 से बाहर निकलेगा पैकेट, और राउटर बी के सीरियल 000 पे पहुंचेगा। वहां पे क्यों पहुंचेगा? आईपी किसका था? 1.1.1.2, तो वहीं पे आएगा ना। रास्ते में दो इंटरफेसेस आए, एक से आप निकले, एक पे आप पहुंचे, ठीक है जी। तो इंटरफेस ही यूज हो रहे हैं ना, तो लिहाजा कॉन्सेप्ट लाइन वीटीवाई वाला इस्तेमाल होगा। तो मैं टेलनेट करने लगा हूं जी, एंटर करता हूं, कहता है जी ऊपर क्या लिखा हुआ था? ओपन। ओपन का मतलब है कि दूसरी साइड पे टीसीपी पोर्ट 23 इनेबल है, यानी टेलनेट इनेबल है। लेकिन नीचे का लिखा हुआ है, कहता है कनेक्शन टू 1.1.2 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। मुझे सामने वाले ने अपने घर आने नहीं दिया, दरवाजा मुंह पे मार दिया मेरे।
अपने घर में आप अपनी मर्जी से जाते हैं, दूसरे के घर में दूसरे की, तो दूसरे की मर्जी नहीं थी कि आप उसके घर में एंटर हो सके। अब उसने आपको क्यों नहीं आने दिया, इसका जवाब तो राउटर बी ही दे सकता है, ऐसा ही है ना। राउटर बी ने आपको घर की एक्सेस नहीं दी, क्यों नहीं दी, इसके लिए अब आपको राउटर बी पे जाना पड़ेगा। अगर वो ब्रांच आसपास है खुद पहुंच जाए, वरना वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको कॉल करके उसे या तो आप बता दें और उससे पूछ लें कि वहां पे गड़बड़ क्या है दूसरी साइड पे। तो राउटर बी को अब आपको करना पड़ेगा फिजिकली एक्सेस, ठीक है जी। तो ये मैंने राउटर बी को अब एक्सेस कर लिया है, ठीक है। और यहां पे जाके कमांड देते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग इनेबल मोड और शो रनिंग कॉन्फ़िग, याद है ना ये कमांड, इससे सारी कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगी। ये पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, चौथे पेज पे जाके ना मुझे लाइंस नजर आ रही हैं, लाइन कंसोल 0, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लाइन ऑक्स 0, इसमें भी कुछ कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, लेकिन लाइन वीटी बाय 04, 0 स्पेस 4 का मतलब है 5 लाइन है, इट इज 0 to 4। तो उसके ऊपर यानी राउटर बी पे कितनी वीटी बाय लाइंस हैं, 5, और पांचों के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या ये हमने लिखा था, नहीं, फैक्ट्री से लिखा हुआ है, यस बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, हमने तो ये नहीं लिखा था, ठीक है जी। तो लॉगिन, लॉगिन का मतलब क्या होता है, रोक लो जो इस लाइन से आए और उससे पासवर्ड पूछो, रोक लो और पासवर्ड पूछो, वो रोक तो लेता है, अब कहता है जी पासवर्ड बताओ, वो कहता है कौन सा पासवर्ड, ये कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, वो कहता है फिर क्या करें, वो कहता है दौड़ जाओ। यही हुआ है इस वक्त। आपको याद है मैंने इसके बारे में क्या कहा था, मैंने कहा था ये सेट है, जोड़ी है दो कमांडों की, लॉगिन है तो उसके साथ पासवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, या फिर नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो अब इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस हैं, बताएं, जोड़ी पूरी कर दें, लॉगिन है तो उसके साथ पासवर्ड लिख दें, ठीक है, या फिर लॉगिन भी हटा दें, दोनों काम हम कर सकते हैं। लॉगिन हटेगा कैसे, नो लॉगिन की कमांड से, अगर आप नो लॉगिन कर देंगे तो लॉगिन भी यहां से रिमूव हो जाएगा। रिमोट एक्सेस का एक तरीका ये भी है कि आप बगैर पासवर्ड के एक्सेस दे दें, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप पासवर्ड के साथ एक्सेस दे दें, और तीसरा तरीका है यूजर नेम और पासवर्ड के साथ एक्सेस दे दें। इन तीनों से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, और भाई लाइन कंसोल 0 पे भी तो यही किया था, तीनों लाइनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लाइन कंसोल 0 पे भी वही कुछ होता है, लाइन ऑक्स पे भी वही कुछ होता है, और लाइन वीटीवाई पे भी वही कुछ होता है। तो मैं सोच रहा हूं जी कि पासवर्ड से आगाज किया जाए, यहां पे चलते हैं लाइन वीटीवाई 0। अच्छा, अगर मैंने यहां एंटर कर दिया तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, सिर्फ वीटीवाई 0, 4 में से एक लाइन एक्सेस होगी, ठीक है। अगर मैं स्पेस देके 1 लिख देता हूं तो ये 0 to 1 हो जाएगा, 2 लिख देता हूं तो 0 to 2 हो जाएगा, और अगर 4 लिख देता हूं तो 0 to 4। हम पांचों लाइनों को एक साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अलग अलग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें रूल ये है, ये लाइंस तरतीब से असाइन होती हैं, जो सबसे पहले टेलनेट करेगा उसे वीटीवाई लाइन 0 मिलेगी, उसके बाद वाले को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन जिसने टेलनेट करना होता है उसे थोड़ी पता होता है कि मुझे कौन सी लाइन मिलेगी, कौन सी लाइन फारिग होगी, ठीक है जी। तो लिहाजा इन पांचों लाइन को हमेशा इकट्ठा ही कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। तो लाइन वीटीवाई 0 to 4 इकट्ठा, इस वक्त मैं एक लाइन में नहीं हूं, पांचों लाइनों में। नए बंदे से यहां पे ना गलती होती है, उससे आपने बचना है। नया बंदा पता क्या करता है, जल्दी में लिखता है लाइन वीटीवाई 04। आपको पता है मैं इस वक्त किस लाइन में हूं, लाइन वीटीवाई 4 में हूं, 04 का मतलब है लाइन वीटीवाई 4, मैं सिर्फ एक लाइन में उस वक्त, दरमियान में स्पेस देना जरूरी है, स्पेस देके लिखेंगे तो अब मैं पांचों लाइनों में हूं, 0 to 4। तो लाइन वीटीवाई 0 to 4 में हम आ चुके हैं, लॉगिन ऑलरेडी लिखा हुआ है, और अब मैं क्या लिख रहा हूं, पासवर्ड, और पासवर्ड हम रख रहे हैं सिस्को, कुछ भी रखा जा सकता है, मैंने पासवर्ड सिस्को रख दिया। क्या लॉगिन दोबारा लिखने की जरूरत है, नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लिख भी दें तो उससे लॉगिन स्क्वायर नहीं हो जाएगा, लॉगिन लॉगिन ही रहेगा, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। तो लेकिन जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको ना ही छेड़े तो बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब डू की कमांड याद है, डू से क्या होता है, मैं कोई भी इनेबल मोड की कमांड यहां चला सकता हूं, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं। अच्छा, डू के साथ उस्मान
डू के साथ हेल्प और टैब की काम करती है ना, डू के साथ नहीं करती, क्यों? ये सही बात है, इसकी एक वजह थी, यहां पे डू के साथ हेल्प और टैब क्यों नहीं काम करता? क्योंकि सिस्को आईओएस में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है। कॉन्टेक्स्ट आपका इस वक्त लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड का, और हेल्प आप इनेबल मोड की मांग रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। आपका जवाब इसलिए आज से ठीक था कि ये इनेबल मोड में तो चलेगा, यहां इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प है। ठीक है जी, तो डू शो रनिंग कॉन्फ़िग अपने बलबूते पे तो आप कमांड लिख सकते हैं। और अब आप देखें ये जोड़ी पूरी हो गई है, सेट पूरा हो गया, पूरा हो गया। लॉगिन है तो साथ पासवर्ड होना चाहिए था। ठीक है जी, तो हम अभी फिजिकली राउटर बी पे है ना, ये अब मैंने वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल करके गाइड कर दिया, उसको कहा जरा रनिंग कॉन्फ़िग भेजना, उसने मुझे रनिंग कॉन्फ़िग सेंड की, मैंने देखा कि ये गड़बड़ है, लॉगिन है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो मैं उसे कहूंगा यार ये पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दो और पासवर्ड शेयर कर दो, या बता दूंगा कि ये वाला पासवर्ड रखना आपने। अब आप आए राउटर ए पे, दोबारा अटेम्प्ट करते हैं टेलनेट की, टेलनेट दोबारा किया, अब क्या पूछ रहा है? यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। जब आप लाइन कंसोल पे भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऐसे ही पूछता है ना, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, बिल्कुल उसी तरह पूछ रहा है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। सही पासवर्ड एंटर करने की सूरत में आपको राउटर बी की एक्सेस मिल जाएगी। फिजिकली मैं राउटर ए पे हूं, बट लॉजिकली मैं राउटर बी को एक्सेस कर चुका हूं, लेकिन मुझे प्रिविलेज बाय डिफॉल्ट क्या मिली है? शो प्रिविलेज की कमांड देते हैं, माय प्रिविलेज लेवल इज 1, और हमें पता है प्रिविलेज लेवल 1 में बड़ी महदूद सी कमांडें हैं जो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सारा काम नहीं हो सकता। असल खुशी तो तब होगी जब हमें इनेबल मोड की एक्सेस मिलेगी, जब हमें प्रिविलेज मोड की एक्सेस मिलेगी, तो उसके लिए ट्राई करते हैं, इनेबल लिखते हैं, इनेबल मोड में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, एंटर करता हूं, कहता है नो पासवर्ड सेट, नो पासवर्ड सेट। हम कहेंगे हाँ हमें पता है कि राउटर बी के इनेबल मोड का पासवर्ड सेट नहीं है, तो जब इनेबल मोड का पासवर्ड सेट नहीं होता तो ये नहीं कहना होता बगैर पासवर्ड के इनेबल मोड में ले जाना होता है, ऐसे ही है, पासवर्ड सेट ना हो तो आप इनेबल मोड में चले जाते हैं। वो कहता है जनाब ये रूल उस बंदे के लिए है जिसने लोकली एक्सेस किया हो, आप आए हैं रिमोट एक्सेस करके, रिमोट एक्सेस वाले के रूल्स अलग हैं। अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटर भूल गया इनेबल मोड का पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी मुंह उठा के आ जाए, मैं नहीं आने दूंगा जब तक कि आप इनेबल मोड का पासवर्ड सेट नहीं करा देते। दोबारा ईमेल करें उसे, ब्रांच 5 है तो दोबारा उधर पहुंच जाए, ठीक है, या उसको कहें कि आपको इनेबल मोड का पासवर्ड सेट करके पासवर्ड आपके साथ शेयर करे। ब्रांच बी को दोबारा फिजिकली एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, इनेबल मोड में कितनी तरह के पासवर्ड होते हैं? 2 तरह के, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट। अच्छे वाला कौन सा है? सीक्रेट, तो इनेबल सीक्रेट सिस्को। पासवर्ड आज सारे सिस्को रखते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, भूल ना जाएंगे वो वाला पासवर्ड कौन सा था और वो वाला कौन सा था। तो अब मैंने इनेबल सीक्रेट रख लिया, और ये भी मैंने आपको बताया था कि राइट हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आइंदा के लिए सेव हो जाए, राइट इसलिए नहीं करते कि ये एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट ये हो चुका है, जैसे ही रनिंग कॉन्फ़िग में आएगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा, तो ये काम करेगा अब। ठीक है जी, तो कॉल करके या ईमेल करके जो मैंने वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को कहा था उसने आपके लिए ये पासवर्ड सेट कर दिया है। आप अब दोबारा अपनी फिजिकल ब्रांच में आ चुके हैं। ठीक है जी, और अब आप लिखेंगे इनेबल, दोबारा से ट्राई करेंगे, अब वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो पासवर्ड आपने रखा था वो आप एंटर करें और आपको इनेबल मोड की एक्सेस मिल चुकी है। शो प्रिविलेज की कमांड दें तो आपका प्रिविलेज लेवल 15 है जो कि हाईएस्ट लेवल होता है, और इसके बाद अब आप राउटर बी को उसी तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जैसे आप अपने लोकल राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये रिमोट एक्सेस का पहला तरीका है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने पासवर्ड का इस्तेमाल किया है, रिमोट एक्सेस या टेलनेट विद पासवर्ड ओनली, टेलनेट या रिमोट एक्सेस विद पासवर्ड ओनली। ठीक है जी, अच्छा अब दूसरा तरीका, और भी बहुत सारे तरीके हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जी विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। लोकल एक्सेस भी तो आपने सीखी थी ना 3 तरीकों से, बगैर पासवर्ड के, पासवर्ड के साथ, और यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। यहां पे 3 में से एक तरीका हो चुका है, कौन से वाला? पासवर्ड के साथ। ठीक है जी, अब यूजर नेम और पासवर्ड के साथ कैसे होगा वो देखते हैं।
मैं इस वक्त राउटर बी पे हूं, फिजिकली ए पे हूं, ठीक है जी। अच्छा यहां अगर एग्जिट कर दूं, एग्जिट से क्या होता है, लॉग आउट। जब बी से लॉग आउट करेंगे तो अपने एक्चुअल राउटर पे वापस आ जाएंगे। तो मैं वापस आ गया, दोबारा जाना है दोबारा चले जाए, 1.1. टेलनेट 1.1.1.2 पासवर्ड बताएं, और उसके बाद एनेबल मोड, इसका पासवर्ड बताएं, और दोबारा से मैं राउटर बी पे आ गया। अब मैं राउटर बी पे हूं, ऐसे ही है। बी पे अब दोबारा क्या करने के लिए आए हूं, यूजर क्रिएट करने के लिए आए हूं। बी पे हम क्या करने आए हैं, यूजर क्रिएट करने। यूजर कैसे बनता है, यूजर नेम, एडमिन, जो नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, प्रिविलेज, प्रिविलेज 0 से 15 तक कुछ भी रखी जा सकती है, मैं 15 रख देता हूं। प्रिविलेज क्या रख दिया, 15। इसके आगे पासवर्ड भी रखा जा सकता है और सीक्रेट भी रखा जा सकता है, पासवर्ड भी और सीक्रेट भी। तो मैं पासवर्ड रख लेता हूं, चले, पासवर्ड सिस्को। राउटर बी पे एक यूजर बनाया है, और ये क्या कोई नया काम है जो पहले नहीं किया हुआ, नहीं पहले किया हुआ हमने, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हमने 3 यूजर बनाए थे, यहां तो एक ही भी बना है। तो यूजर नेम एडमिन, प्रिविलेज 15 और पासवर्ड सिस्को, ठीक है। तो खाली यूजर बना देने से काम चल जाता है, नहीं। अब राउटर बी को ये समझाना भी है कि भाई ये पूछना भी है, किससे पूछना है, जो लाइन VTY 0 से 4 से आने की कोशिश करे उससे आपने अब ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड पूछना है। ऐसा ही है ना, जो VTY 0 से 4 से आने, कंसोल वाले से नहीं, जो VTY से आ रहा है, राउटर बी की VTY से जो आने की कोशिश करेगा उससे क्या करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड पूछना है। इसका तरीका क्या होगा, आज जाऊंगा लाइन VTY 0 से 4 में, लास्ट टाइम हम गए थे लाइन कंसोल 0 में, आज हम आए हैं VTY 0 से 4 में। लॉगिन का मतलब क्या होता है, पासवर्ड पूछने, और यूजर नेम और पासवर्ड के लिए क्या लिखते हैं, लॉगिन लोकल। लास्ट टाइम भी यही किया था, आज भी यही किया है। ये काम बिल्कुल भी नया नहीं है। यहां पे अगर कोई नई चीज है तो वो सिर्फ ये है, कंसोल 0 की जगह VTY 0 से 4, ये नई चीज है, ठीक है जी। बाकी सब कुछ तो पहले जैसा ही है। तो राउटर बी पे मैंने लॉगिन को रिप्लेस कर दिया विद लॉगिन लोकल। अब राउटर बी की लाइन VTY पे अगर कोई दस्तक देगा तो वो उससे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, लेकिन वो दस्तक कब होगी, जब आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले लॉग आउट तो करें, ठीक है। एंड से क्या होता है, जंप करके सीधा इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाती है। एग्जिट करने से क्या होगा, लॉग आउट। इनेबल मोड में और यूजर मोड में एग्जिट करने से लॉग आउट हो जाता है। तो राउटर बी से मैं क्या हो चुका हूं, लॉग आउट। अप एरो की से टेलनेट की कमांड दोबारा वापस आ गई, एंटर करते हैं। पहले और अब में कोई फर्क, यूजर नेम पूछ रहा है, हमने बनाई एक है एडमिन और उसका पासवर्ड रखा है सिस्को। इसका प्रिविलेज लेवल क्या था, इसीलिए सीधा इनेबल मोड में लेके आया आपको, और आपको डायरेक्ट प्रिविलेज मिली है 15। पहला तरीका क्या था, विद पासवर्ड। दूसरा तरीका क्या है, विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर की जो प्रिविलेज होगी वही मिलेगी, ठीक है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या होता है, बगैर यूजर नेम और पासवर्ड के, और पासवर्ड भी ना आपसे पूछे। क्या रिमोट एक्सेस पॉसिबल है बगैर यूजर नेम और पासवर्ड के, जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले सर याद करें इनेबल मोड में जा रहे थे तो उसने कहा था पासवर्ड नॉट सेट, पासवर्ड सेट नहीं था तो उसने जाने भी नहीं दिया, ठीक है जी। तो इसका कोई तरीका है ऐसा कि बगैर पासवर्ड के एक्सेस मिल जाए, जी तरीका है, मैं आपको सिखाता हूं क्या तरीका है। राउटर बी पे है ना, ठीक है जी। लाइन VTY 0 to 4, भाई रिमोट एक्सेस का ताल्लुक इसी लाइन से, यहां तो आना पड़ेगा आपको। नो लॉगिन नो पासवर्ड, बड़ी अच्छी बात की, लोकल वाली। लॉगिन है ग्राउंड फ्लोर, अगर ग्राउंड फ्लोर ही उड़ा देंगे तो इसके ऊपर जितनी बिल्डिंग बनी हुई है वो भी खत्म। लॉगिन लोकल लॉगिन की एक्सटेंशन है, मैंने जब बेस कमांड ही खत्म कर दी तो इसकी तमाम एक्सटेंशंस भी खत्म हो गई। नो लॉगिन नो पासवर्ड, पासवर्ड सेट किया हुआ था हमने यहाँ पे, लेकिन वो पूछ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि आपने लॉगिन नहीं लिखा हुआ था, लॉगिन लोकल लिखा हुआ था।
तो अब ना लॉगिन बचा है ना लॉगिन लोकल बचा है, ठीक है जी। इसको वेरीफाई कैसे कर लेंगे? डू शो रनिंग, डू शो रनिंग, ये देखिए नो लॉगिन क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट कमांड होती है यहां लॉगिन, तो ये डिफॉल्ट पे नहीं हमने छोड़ा, खत्म कर दिया, इसलिए नो लॉगिन ही नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी। नो लॉगिन नो पासवर्ड, लाइन VTY पे क्या किया मैंने? नो लॉगिन नो पासवर्ड। भाई आप में से अगर कोई मेरे साथ ये लैब करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। गुम गया, अब ये ले, यहां से हमने वो कॉन्फ़िगर किया था और खत्म ये किया। साथ है सब साथ, आप साथ नहीं है, जो अभी साथ नहीं है वो वीडियो देख के साथ हो जाएंगे बाद में, ठीक है जी। अच्छा ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्लास में ना मेरे साथ साथ लैब करना थोड़ा सा है मुश्किल काम, क्योंकि या तो आप समझ सकते हैं या फिर लैब टाइप कर सकते हैं। अगर एक बंदा कोई चीज समझने की कोशिश कर रहा होता है तो और बाद में क्या मैं लैब भी वो साथ ही कर लूं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इसी चीज के लिए वीडियो पहले दिन से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और नोट्स भी। अच्छा अब कुछ चीजें मैं नोट्स में ऐड आज नहीं भी कर रहा, क्योंकि वो चीजें जो ऑलरेडी की हुई थी वो मैं अब हर चीज नोट्स में नहीं डालूंगा, ठीक है जी, क्योंकि ये वाला काम लॉगिन वाला पहले हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है जी। अच्छा जी, राउटर बी पे दोबारा से हम लाइन VTY में आ चुके हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ ये चंद लाइनें ताकि आपके सामने आ जाए। मैंने ये किया था अभी, नो पासवर्ड नो लॉगिन, इतना कर लिया। चाहते कि आप किस लिए आए थे? ताकि आपसे पासवर्ड यूजर नेम वगैरह कुछ भी ना पूछे और डायरेक्ट आपको इनेबल मोड की या राउटर बी की रिमोट एक्सेस मिल जाए। तो इसका तरीका ये है, लाइन VTY में रहते हुए डायरेक्ट आप लिखेंगे प्रिविलेज लेवल 15। ये कमांड आज से पहले मैंने यूजर के साथ लिखी थी, यूजर नेम प्रिविलेज और पासवर्ड। आज ये कमांड डायरेक्ट लिख रहा हूं कहां पे? VTY 0 से 4 पे। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप खुद भी समझ गए होंगे। जो बंदा VTY 0 से 4 से आने की कोशिश करेगा उसे डायरेक्ट प्रिविलेज लेवल 15 असाइन हो जाएगा और उससे कोई यूजर नेम और पासवर्ड पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो आप राउटर बी से बाहर निकले पहले, तो एग्जिट करके, ठीक है। अगर कोई ये लिख रहा है VTY लाइन पे ये लाइन, तो आप लिख लें, ठीक है जी। ये एक नई कमांड है, लाइन VTY 0 से 4 पे हमने क्या लिख दिया है? प्रिविलेज लेवल 15, प्रिविलेज लेवल 15 लिख के हमने कर दिया यहां से एग्जिट। हम राउटर ए पे वापस आ चुके हैं क्योंकि वहां से लॉग आउट कर लिया। अप एरो की किया, टेलनेट 1.1.1.2 एंटर करते हैं पहले और अब में फर्क देखें। आप राउटर बी को एक्सेस कर चुके हैं, ना आपसे किसी ने पासवर्ड पूछा है ना आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा है, और मिली भी आपको डायरेक्ट प्रिविलेज 15 है। लैब की हद तक तो ये ठीक है, फायदा भी हो सकता है आपको, एक्सेस आसान हो जाती है, एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाना इजी हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली रियल नेटवर्क्स में, लाइव नेटवर्क्स में ये कमांड, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए। भाई रिमोट एक्सेस को तो जितना ज्यादा सिक्योर किया जाए उतना अच्छा है। आप कभी भी अपने राउटर की रिमोट एक्सेस को इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते किसी के लिए। लैब की हद तक ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये काम करना नहीं चाहिए। और ये अंडरस्टूड सी बात है, मुझे इसको कोई ज्यादा दलील पेश करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यानी किसी को बस आपका आईपी पता हो तो वो आपके राउटर को एक्सेस कर ले, इसके लिए तो सिर्फ आईपी चाहिए ना। तो आईपी पता हो तो कोई भी बंदा अपने सिस्टम से बैठ के आपके राउटर को एक्सेस कर लेगा। तो ये सिक्योर नहीं है ये वाला तरीका। यूजर नेम पासवर्ड और जितनी सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट कर सके करनी चाहिए, ठीक है जी। तो बगैर यूजर नेम और पासवर्ड के एक्सेस हो तो सकता है, लेकिन वो इनेबल करना नहीं चाहिए। तो 3 तरीके आपने सीख लिए टेलनेट करने के, विदाउट पासवर्ड, विद पासवर्ड, विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब इसमें कुछ और थोड़ी बहुत सहूलतें हैं, वो आप लोग देख लें। मैं राउटर पे दोबारा वापस आ चुका हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अब यहां पे देखें इनेबल मोड में क्या लिखा है? आईपी।
आईपी किसका है ये? राउटर बी का। ये राउटर बी का आईपी लिखा है 1.1.1.2, ना इससे पहले कुछ लिखा है और ना इसके बाद। खाली आईपी एड्रेस लिख के एंटर करने लगा हूं जी, खाली आईपी एड्रेस लिख के एंटर करने लगा हूं। इसका नतीजा क्या निकला है? राउटर बी एक्सेस हो चुका है, टेलनेट हुआ है। इसका मतलब है टेलनेट करने के लिए टेलनेट साथ लिखना जरूरी नहीं है। टेलनेट लिखने के लिए टेलनेट साथ लिखना जरूरी नहीं। ये वाला मच्छर दोबारा आपके पास आया तो आपने इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा हाल आधी बोतल तो पी चुका है। ठीक है जी। तो बाहर, और मैं तो मच्छर मार नहीं सकता यहाँ पे, मुझे तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिहाजा अब तुम्हारी ड्यूटी भाई सारों की, आप में से किसी के पास भी आया तो या तो इसे संभाल के रख लीजिएगा, डेंगू के, इसीलिए आप उसको तो फारिग कराना पहले। ठीक है जी। अब मेरे साथ तो जो होना है सो होना है, वो देखी जाएगी। अच्छा जी, तो ये आपके सामने टेलनेट हमने कर लिया है, और बगैर इसके साथ ना कोई हमने पहले टेलनेट लिखा है ना बाद में टेलनेट लिखा है, तो खाली आईपी लिखने से भी टेलनेट हो जाता है। तो टेलनेट करने के लिए आईपी के साथ टेलनेट लिखना जरूरी नहीं है। तो ये काफी आसान है। जब आप लैब कर रहे हैं या रियल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे अगर आपने जाना है, सिर्फ उसका आईपी एंटर कर दें तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, और सहूलतें पैदा करते हैं हम कुछ। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे बातों बातों में तो हम कह देते ना 1500 ब्रांचेस, 2000 ब्रांचेस, 500 ब्रांचेस। ठीक है, मैं कहता हूँ जी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें इतनी सैकड़ों हजारों ब्रांचेस हैं, सैकड़ों हजारों डिवाइसेस हैं, उसके आप सीनियर नेटवर्क मैनेजर हैं, और आपके पास तो सारी डिवाइसेस की एक्सेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और रिमोट एक्सेस के लिए आपने नोट किया है जो अहम चीज है वो आईपी एड्रेस है, रीचेबल आईपी एड्रेस। ठीक है जी। क्या आप 500 ब्रांचेस के आईपी याद रख सकते हैं? याद नहीं रखे जा सकते, ये एक मुश्किल काम है। ठीक है, हम दिन में कई वेबसाइट्स विजिट करते होंगे, HTTP या HTTPS करते हैं उनको, जिस तरह यहां मैं कह रहा हूं ना टेलनेट करते हैं, वहां पे हम कहते हैं HTTP या HTTPS करते हैं। तो HTTP या HTTPS भी आईपी को होता है, लेकिन क्या हम उन सैकड़ों हजारों वेबसाइट्स की आईपी याद रख सकते हैं? नहीं। तो उसका फिर तरीका क्या दुनिया ने निकाला हुआ है? आसान आसान से डोमेन नेम्स के साथ आईपी एड्रेसेस को बाइंड कर दिया जाता है, जैसे google.com, facebook.com। ठीक है जी, ये नाम cisco.com, corvid.com, iptrainers.com, ये वाले नाम हमें याद रह सकते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अपने डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है जी। अब हमें आईपी तो याद नहीं रहता, डोमेन नेम तो याद रह सकता है। ठीक है, तो इसको बाइंड करने के लिए, आईपी और डोमेन नेम को बाइंड करने के लिए भी हमें किसी ना किसी एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, और उस प्रोटोकॉल का नाम है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं डोमेन नेम और आईपी एड्रेसेस को बाइंड करने के लिए। अच्छा, अब ये बाइंडिंग काफी सारी टाइप्स की होती है। फिलहाल हम IPv4 एड्रेसेस, कौन से दी, IPv4 एड्रेस और डोमेन नेम को बाइंड करना सीखेंगे। बाइंड बड़ा कुछ हो सकता है, IPv6 एड्रेसेस भी बाइंड हो सकते हैं। ठीक है जी। खाली नाम, होस्ट नेम और आईपी भी बाइंड हो सकता है। ठीक है जी। तो बाइंडिंग बहुत तरह की है, उनमें से हम IPv4 और डोमेन नेम को कैसे बाइंड करते हैं ये हम अब सीखेंगे। ये काम करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, ये बाइंडिंग करके कहीं सेव भी की जाती होगी, तो जहां पे इसे सेव कर दिया जाता है, कोई टेबल बन जाता होगा ना, उस डिवाइस को हम कहते हैं डीएनएस सर्वर। उसको हम क्या कहते हैं? डीएनएस सर्वर। ठीक है, दुनिया में क्या एक ही डीएनएस सर्वर होगा? नहीं जी, बहुत सारे डीएनएस सर्वर है, और एक फेल हो जाए तो दूसरा, वो काम ना करे तो तीसरा, वो काम ना करे तो चौथा। तो बहुत सारी हायरार्की के लिहाज से डीएनएस सर्वर्स दुनिया में मौजूद है। ठीक है, तो क्या आप भी डीएनएस सर्वर अपना बना सकते हैं? जी बिल्कुल। आमतौर पे डीएनएस सर्वर्स माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स के सर्वर्स होते हैं, उन पे बनाए जाते हैं। लेकिन क्या सिस्को आईओएस में भी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर हो सकता है? क्या हम सिस्को के राउटर को भी डीएनएस सर्वर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, हम सिस्को के राउटर को भी डीएनएस सर्वर बना सकते हैं, और उस पे भी बाइंडिंग्स की जा सकती हैं।
सिस्को के राउटर को भी डीएनएस सर्वर बनाया जा सकता है और उस पे भी बाइंडिंग्स की जा सकती हैं। अब ये बाइंडिंग कैसे होती है सिस्को के राउटर के ऊपर, वो मैं आपको सिखाता हूं। हम इस वक्त कौन से राउटर पे हैं? राउटर ए पे। हम इस वक्त राउटर ए पे हैं। सिस्को का राउटर डीएनएस सर्वर कैसे बनता है वो सिखाने लगूं जी आपको। ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। सबसे पहली कमांड जो डीएनएस सर्वर के लिए हम यहां पे दे रहे हैं वो है आईपी डोमेन डैश लुकअप। आईपी डोमेन डैश लुकअप। अक्सर iOS वेरिएंट्स पे ये कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है और अक्सर पे नहीं होती। तो आप बजाय के पहले ये चेक करने बैठ जाएं कि इनेबल है या नहीं, आप डीएनएस सर्वर हैं या क्लाइंट हैं, आपने ये कमांड दे देनी है आईपी डोमेन डैश लुकअप। अब मैं आपको बताता हूं आपका इस कमांड से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। आप कहेंगे कब और कैसे? आप जब गलत कमांड टाइप करते हैं इनेबल मोड में तो वो याद है क्या करना शुरू कर देता है? वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे मैसेज भेजता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है, ठीक है जी, कुछ टाइम लेता है। उसका मैंने सोल्यूशन बताया था, या तो सब्र कर ले या फिर एस्केप सीक्वेंस कंट्रोल शिफ्ट 6 वो प्रेस कर दे। वो जो उस वक्त लुकअप कर रहा होता है, जो ट्रांसलेशन कर रहा होता है, वो इसी कमांड की वजह से कर रहा होता है आईपी डोमेन डैश लुकअप। असल में वो डोमेन लुकअप कर रहा होता है उस वक्त। डोमेन लुकअप का मतलब सबसे पहले तो आपके लिखी हुई कमांड को वो देखता है क्या ये कोई कमांड है जो मेरी डेटाबेस में है, वो उसे मिलती नहीं है। फिर वो कहता है कहीं कोई नाम ना हो जिसे किसी एड्रेस के साथ बाइंड किया हो, तो मैं डीएनएस सर्वर से पूछ लेता हूं। और डीएनएस सर्वर आपने बताया नहीं हुआ राउटर ए को, तो वो क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। याद है 255.255.255, तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, यानी डोमेन लुकअप कर रहा होता है। वो कहता है यार मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे नहीं बताया किसी डीएनएस सर्वर का, तो चलो मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं, कहीं होगा, कहीं से जवाब आ जाएगा। वो इसी कमांड की वजह से करता है आईपी डोमेन डैश लुकअप। इसका मतलब है अगर मैं इसको नो कर दूं, अब डोमेन लुकअप बंद हो गया ना, ठीक है। अच्छा, एग्जिट किया, इनेबल मोड में आके वही कोई गलत सलत कमांड लिखते हैं, एंटर करते हैं, कोई फर्क महसूस हुआ है पहले और अब में? आप कहता है अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम और अनएबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस। वो कहता जी ये कोई एड्रेस था या कोई कंप्यूटर नेम था, उसने सिर्फ अपनी लोकल डेटाबेस में चेक किया और उसे नहीं मिला, और उसने उसका लुकअप करना शुरू नहीं कर दिया क्योंकि आपने उसे पहले ही मना कर दिया था। हमने देखा वो लुकअप के चक्करों में पड़ा ही नहीं है, फौरन उसने कहा नहीं पता, दौड़ जाओ, गलत लिखा आपने जो भी लिखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वो इनेबल कर दूं आईपी डोमेन डैश लुकअप, अब वो लुकअप करेगा। वो कहेगा शायद कोई ऐसा होस्ट नेम ना लिख दिया हो इसने जिसकी किसी आईपी से मैपिंग हुई हो, तो मैं डीएनएस सर्वर से पूछ लेता हूं। और किस डीएनएस सर्वर से पूछना है अगर आपने ये बताया नहीं है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है। अब वो करेगा क्योंकि आपने इनेबल कर दिया। तो डीएनएस, अगर आपने डीएनएस सर्वर या डीएनएस क्लाइंट किसी सिस्को के राउटर को बनाना है ना, तो पहला काम आपने ये करना है आईपी डोमेन डैश लुकअप इनेबल होना चाहिए। वो आप कमांड दे दें, अगर इनेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीएनएस सर्वर से आपको उम्मीद क्या होती है? उस पर क्या होगा? मैपिंग्स, बाइंडिंग्स, नामों की एड्रेसेस के, आईपी एड्रेसेस के साथ बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब सिस्को आईओएस में ये बाइंडिंग कैसे होती है देखते हैं। बड़ी सिंपल कमांड है जी, आईपी होस्ट, आईपी होस्ट। इसके बाद आपने आगे डोमेन नेम लिखना है। मैं लिखता हूं जी a.com, राउटर 1 से a.com बना, भाई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, a.com, और आईपी लिख रहा हूं 1.1.1.1। फिर लिखता हूं आईपी होस्ट b.com 1.1.1.2। फिर लिखता हूं आईपी होस्ट pc0.com 192.168.1.2। इस तरह की सैकड़ों, हजारों, लाखों बाइंडिंग्स आप कर सकते हैं। हमें तो उतनी करनी है जितने हमारे काम आ सकते हैं।
राउटर ए से मैंने a.com बना दिया, राउटर बी से मैंने b.com बना दिया, PC0 एक लगाया हुआ लैन में, उससे मैंने PC0.com बना दिया। ठीक हो गया। आप किस राउटर पे? ए पे। राउटर ए अपने लिए डीएनएस सर्वर बन चुका है, राउटर ए अपने लिए डीएनएस सर्वर बन चुका है। यानी मैं राउटर ए पे अब आईपी एड्रेस लिखने की बजाय a.com, b.com, PC0.com इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी ये दूसरी दुनिया के लिए डीएनएस सर्वर नहीं बना। एक कमांड है, एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होता है, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। कमांड लिख रहा हूं आईपी डीएनएस सर्वर, इसका मतलब है सिर्फ दिखाई है ये कमांड, एग्जीक्यूट नहीं की फिलहाल। ये कमांड अगर मैं ये दे दूंगा ना इस पे, तो राउटर है बाकी दुनिया के लिए भी डीएनएस सर्वर बन जाएगा। यानी कोई दूसरा भी इससे पूछेगा ना a.com का आईपी एड्रेस क्या, तो ये जवाब देगा, ये कहेगा 1.1.1.1। b.com का आईपी क्या, तो ये जवाब देगा 1.1.1.2। अभी जवाब नहीं देगा जब तक कि मैं ये वाली कमांड इस पे इनेबल कर नहीं देता फिलहाल ये। लेकिन अपने लिए डीएनएस सर्वर ये बिल्कुल बन चुका है। अच्छा, अगर दूसरों के लिए इसको डीएनएस सर्वर बनाना है तो दूसरों को जाके क्या बताएंगे? आपको याद है जब आप किसी एंड डिवाइस पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो डिवाइस आपसे क्या क्या कुछ पूछती है? सबसे पहले आईपी एड्रेस, उसके बाद सबनेट मास्क, उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे, और चौथे नंबर पे पूछती है डीएनएस सर्वर कौन है। तो अगर तो राउटर ए को आप डीएनएस सर्वर बना देते हैं तो राउटर ए का आईपी आप उन डिवाइस की डीएनएस सर्वर वाली फील्ड में लिखेंगे। राउटर ए का वो आईपी एड्रेस जो उनके लिए रीचेबल हो। रीचेबिलिटी शर्त है, किसी भी काम की रीचेबिलिटी शर्त, आईपी रीचेबल होना चाहिए। तो आप उनके डीएनएस में राउटर ए का वो आईपी लिख सकते हैं डीएनएस सर्वर वाली फील्ड में जो उनके लिए रीचेबल है। फिलहाल नहीं, उनके राउटर है अभी डीएनएस सर्वर दूसरों के लिए नहीं बना, अपने लिए तो बन गया ना। अच्छा, अपने लिए बन गया तो इसका फायदा क्या होगा हमें, अब जरा देखें। मैं लिखता हूं पिंग a.com, ये तो इसका अपना ही आईपी होगा ना। खैर, मैं लिखता हूं पिंग b.com। राउटर बी का आईपी लिखने की बजाय मैंने क्या लिखा है? b.com। आईपी याद नहीं रहते लेकिन डोमेन नेम तो याद रह जाएगा, a.com, b.com, c.com, pc0.com, pc1.com। तो कोई भी ऐसे नाम जो आपको याद रह सके उनकी बाइंडिंग आप उस राउटर पे कर सकते हैं। अब यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं पिंग pc0.com। अब pc0.com का मुझे आईपी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका डोमेन नेम लिखें तो वो काम करेगा। अच्छा, अब ये भी देखें, मैं खाली लिख रहा हूं यहां पे b.com। b.com का मतलब 1.1.1.2, यानी जिस तरह खाली आईपी लिख के एंटर कर दें तो टेलनेट करता है ना, उसका नाम लिख के भी एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेलनेट। तो राउटर ए से बी पे जाना कितना आसान हो गया, नाम लिख के एंटर करो और बी की एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो अब आईपी लिख के याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपके नेटवर्क में डीएनएस वाला काम हुआ है। अच्छा, फिलहाल ये जो मैपिंग वाली सहूलत है इससे सिर्फ और सिर्फ राउटर ए फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसी को ही पता है a.com, b.com और pc0.com का मतलब क्या है, किसी और को पता नहीं है। अब एक तरीका ये है उन पे जाके उनकी बाइंडिंग कर दें, एक एक को बताना तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो दूसरा तरीका ये है इसको बाकियों के लिए राउटर ए को सर्वर बना दें, उनको जाके कहें तुम्हें अगर a.com का आईपी चाहिए ना तो राउटर ए से जाके पूछ लो, बी को भी कहें तुम्हें अगर आईपी चाहिए तो राउटर ए से जाके पूछ लो। हर डिवाइस को उसका डीएनएस सर्वर बता दें या उसे खुद डीएनएस बना दें, डीएनएस सर्वर बना दें। दो तरीके ही है ना, या तो उसे खुद को डीएनएस सर्वर बना दें, सारी बाइंडिंग्स उस पे कर दें, या उसको किसी डीएनएस सर्वर का आईपी बता दें कि यार ये फलां जगह पे मैपिंग हुई भी है, उससे जाके पूछ लेना। एग्जिट करके वापस आते हैं। टोटल क्या कॉन्फ़िगरेशन की थी जी राउटर ए पे, वो मैं आपके सामने दोबारा ले आता हूं। कमांडें अभी तक मैंने आपको देखा जाए तो दो ही बताई, ये है टोटल, ये पूरा पैकेज है ये वाला। किसी राउटर को डीएनएस सर्वर बनाने का ये पूरा
पैकेज है, ये मैं आपके नोट्स में अभी ऐड कर रहा हूं। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटाने के बाद, ये राउटर प्रॉपर डीएनएस सर्वर बन जाएगा। तो आप कहेंगे ये हटा दें, अब इसको हटा क्यों नहीं रहे? अच्छा, वो अब मैं वजह बता देता हूँ कि मैं इसको हटा क्यों नहीं रहा था इतनी देर से। ये जी राउटर ए पे वापस आते हैं, ग्लोबल मोड आईपी डीएनएस सर्वर, यही कमांड है ना, एंटर करते हैं तो आप देखें वो कहता है ये कमांड आपने कुछ गलत, इनवैलिड इनपुट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। वजह ये है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर की ये लिमिटेशन है कि ये कमांड सिस्को पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती। सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप एक राउटर को डीएनएस सर्वर बना नहीं सकते, लेकिन रियल में सिस्को का राउटर डीएनएस सर्वर बनता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, कुछ अरसे के लिए ही आप सब लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। इससे अगली जंप जो आपकी है वो GNS3 नाम के सॉफ्टवेयर के ऊपर है। GNS3 में एक्चुअल सिस्को iOS हम चलाते हैं। जब आप लोग वो यूज कर रहे होंगे वहां पे राउटर डीएनएस सर्वर बन जाएगा, यहां नहीं बनता। उसकी वजह भी मैंने जी, आप ईवेनजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईवेनजी के अंदर भी आपका रियल इमेजेस चल रहे होंगे, इनफैक्ट वो भी रियल नहीं है। रियल इमेजेस आप GNS3 में चला सकते हैं। ईवेनजी के मल्टीपल फायदे हैं। एक फायदा तो यह है उसके ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें सिस्को भी है, हवावे भी है, जुनिपर भी है, फोर्टिनेट भी है, हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्को ये जो GNS3 है इसकी लिमिटेशन है, इसमें इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है जितने के ईवेनजी के ऊपर है, ठीक है। ईवेनजी पे अगर आप चाहें तो जो रियल iOS इमेज है वो भी चला सकते हैं। उसके ऊपर सिस्को ने ना कुछ वेरिएशंस बनाई हुई है। एक है iOS ऑन यूनिक्स, एक है iOS ऑन लिनक्स IOL, ठीक है जी। उसके लिए सिस्को ने टेस्टिंग के लिए अलग से iOS के वेरिएशन बनाई हुई है, लेकिन वो रियल जैसा है बट रियल नहीं है, ठीक है। तो ईवेनजी अगर आप चला सकते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप लोग ईवेनजी अफोर्ड कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो आप बिल्कुल चला लें। उसके इमेजेस फ्री में मिलते नहीं है उसूलन, लेकिन आपको इंटरनेट पे ढूंढने से मिल जाए, कोई दोस्त दे दे तो फिर ठीक है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन GNS3 में जरा चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप GNS3 है, इसीलिए मैंने कहा था इससे अगला स्टेप GNS3 है। अल्टीमेटली आप लोगों को मैंने ईवेनजी तक ले ही जाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आपको ईवेनजी का पता है, GNS3 और ईवेनजी के दरमियान भी 2-3 वेरिएशंस और आई हैं, ठीक है जी। एक वेब IOU सिस्को ने बनाया था अपने CCI लैब टेस्टिंग के लिए, वो भी है। और एक यूनिट लैब था जो कि ईवेनजी का पुराना वेरिएंट है, ठीक है जी। तो ये भी दरमियान में चीजें आई थी, लेकिन इस वक्त जो 3 स्टेबल ऑप्शंस हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर, देन GNS3 और उसके बाद ईवेनजी। तो मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स ही आपको स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सबसे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर कर रहे हैं, इसके बाद GNS3 और उसके बाद वेब ईवेनजी जो है उस तक मैं आपको ले जाऊंगा, ठीक है जी। तो फिलहाल सिस्को पैकेट ट्रेसर में कुछ चीजों की लिमिटेशन है, एक दो चीजें ही ऐसी आपके सामने आएंगी जो आप कर नहीं सकेंगे। सिस्को ने ना पैकेट ट्रेसर को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस है ना वो इस पे हो सके, जो इंडस्ट्री में चीजें नहीं हो रही होती वो यहां नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे हम डीएनएस सर्वर सिस्को की डिवाइसेस को नहीं बनाते, उन्होंने बताया लिनक्स के सर्वर होंगे या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स होते हैं जहां पे आप डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो जब सिस्को के राउटर्स को यूज ही नहीं किया जाता इस काम के लिए, तो पैकेट ट्रेसर में सिस्को ने ये सहूलत दी भी नहीं है। बट एक्चुअल सिस्को iOS में इट इज सपोर्टेड, ये कमांड चलेगी और इसके बाद ये सर्वर बन जाएगा। तो आप कहेंगे पैकेट ट्रेसर में फिर अब हम डीएनएस सर्वर कहां से लेकर आए? ये डायग्राम अपनी दोबारा देखें। लास्ट टाइम जब हमने ये डायग्राम बनाई थी तो मैंने इसमें कुछ सर्वर भी लगवाए थे, मैंने कहा था काम आएंगे कभी ना कभी, तो वो इसी मकसद के लिए हैं कि वो अब आपके काम आए। ये राउटर ए वाली साइड पे भी एक सर्वर मौजूद है, राउटर बी वाली साइड पे भी एक सर्वर मौजूद है। आप इनमें से किसी को भी डीएनएस सर्वर बनाना चाहें तो बना सकते हैं,
मैं बना के दिखाता हूं, जिसको दिल चाहे, चाहे बी वाली साइड वाले को बना लें, चाहे ए वाली साइड वाले को बना लें। मैं राउटर बी पे आ जाता हूं, बी के लैन नेटवर्क सर्वर पे। इसको जी एक्सेस करते हैं, सर्वर पे क्लिक किया। सर्वर में और एंड डिवाइसेस में आम में फर्क यह है कि यहाँ पे सर्विसेज के नाम से ना एक एक्स्ट्रा टैब है, ये आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में नहीं है, पैकेट ट्रेसर वाले में। सर्विसेज पे क्लिक करें तो लेफ्ट साइड पे ना आपको कुछ सर्विसेज नजर आ रही हैं, जिनमें HTTP भी है, DHCP भी है, DNS भी है। मैं सबसे पहले जरा HTTP पे बात कर लेता हूं। कौन सी सर्विस सेलेक्ट हुई हुई है? HTTP, और ये सर्विस ऑन है। एक छोटी सी वेबसाइट इस सर्वर पे बनी हुई है पहले से ही। आप में से किसी को वेब डेवलपमेंट आती हो, HTML खास तौर पे आता हो, ठीक है जी, आता है आपको? तो जिसको आता हो, आप अपनी वेबसाइट भी बना के यहां इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर नहीं आता तब भी ठीक है, यहां पे पहले से एक छोटी सी वेबसाइट मौजूद है, और ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। हमारा वेबसाइट बनाना कोई एम नहीं है, हमारा एम ये है कि हम किसी एक डिवाइस से बैठ के दूसरी डिवाइस को HTTP कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट मौजूद है, इसकी माइनर सी एडिटिंग करना चाहे वो कॉमन सेंस से की जा सकती है। मिसाल के तौर पे ये कुछ फाइल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें एक फाइल है index.html, इसके आगे लिखा हुआ है एडिट, मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूं। अब छोटा सा एक HTML, ये थोड़ा फॉन्ट इसका छोटा होगा, इसके लिए माजरत, ठीक है जी। हमारी मेन CLI का फॉन्ट ठीक है, वो तो आपको नजर आ रहा है। यहां पे ना कुछ चीजें, जैसे एक कलर लिखा हुआ है ब्लू, अब मुझे आइडिया है मैं इसको ग्रीन कर दूंगा तो किसी चीज का रंग तो बदलेगा। उसके बाद फॉन्ट साइज +2, आप +5 कर दें तो किसी चीज का फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। एक टेक्स्ट लिखा हुआ है सिस्को पैकेट ट्रेसर, अब मुझे है मैं इस जगह पे अपना नाम लिख दूंगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। वो लोग जिन्हें HTML नहीं आती, आप माइनर सी एडिटिंग करके टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा, अब तो ChatGPT का जमाना है, उसको कह दें आपको एक छोटी सी वेबसाइट बना के दे दे, आप वो भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। बहरहाल मैं इसकी डिफॉल्ट फाइल को नहीं छेड़ा, दिखाना ये था कि HTTP की सर्विस यहां बाय डिफॉल्ट क्या है? ऑन, ठीक है। इसका मतलब है इस सर्वर के ऊपर एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है। वेबसाइट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ब्राउजर से, बिल्कुल ठीक है। ये सर्वर को आईपी दे दिया था हमने? नहीं, लास्ट टाइम हमने इसे आईपी नहीं दिया था। 192.168.2.4 इसका आईपी हमने प्लान किया हुआ है। सर्वर पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, आईपी पे आते हैं, इसको आईपी दे देते हैं 192.168.2.4, ये आईपी लिखा हुआ था इसका। डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 192.168.2.1, डिफॉल्ट गेटवे इसका ये राउटर बी का आईपी होगा, ऐसा ही है। डिफॉल्ट गेटवे आपके नेटवर्क में जो राउटर होता है वही आपका एग्जिट पॉइंट होता है ना, तो उसका आईपी आप देंगे। ये मैंने आईपी यहाँ पे दे दिया 2.4। DNS सर्वर में अभी नहीं दे रहा यहाँ पे, ठीक है जी। सिर्फ आईपी, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे, 3 चीजें असाइन की हैं, ठीक है। बस अब ये एक वेब सर्वर बन चुका है, ठीक है। ये PC2 पे आया, डेस्कटॉप में गया, PC2 का आईपी दिया था लास्ट टाइम, दे दिया था। ये इस वाले सिस्टम का ना आईपी ये दिया हुआ हमने 2.2, इस पे आईपी दिया हुआ है। यहां वेब ब्राउजर नजर आ रहा है कहीं? ये रहा वेब ब्राउजर, राइट पे, टॉप राइट पे वेब ब्राउजर में आए। यहां पे अब आपने, लिखते तो आप डोमेन नेम है, लेकिन आपने कोई ऐसी बाइंडिंग फिलहाल नहीं की हुई, लिहाजा आप यहाँ पे आईपी लिखें 192.168.2.4, ये उस सर्वर का आईपी है, ये उस सर्वर का आईपी है। मुझे बताएं PC2 और ये सर्वर एक ही नेटवर्क में है या डिफरेंट में है? एक ही नेटवर्क में। किसी राउटिंग शाउटिंग की तो जरूरत नहीं है ना इनको, राउटिंग हमने की भी नहीं हुई, इसीलिए पूछ रहा था, हमें राउटिंग की जरूरत नहीं है। इस पे जी एंटर करते हैं या गो पे क्लिक करते हैं, ये वो सादी सी वेबसाइट है जो सर्वर पे बनी हुई है। और इसमें मैंने कहा था आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, फॉन्ट्स बड़े कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये सर्वर HTTP होता है।
कहीं आपको ब्राउजिंग करके टेस्टिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारी रीचेबिलिटी इसके साथ सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से है। क्या ये जो राउटर ए का लैन नेटवर्क है, यहां से बैठ के वो वाला सर्वर एचटीटीपी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो अभी रीचेबल नहीं है। जब हम राउटिंग करा देंगे तो टेस्टिंग में हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि यहां से बैठ के वो एचटीटीपी हो रहा है या नहीं। सिर्फ पिंग नहीं है, सिर्फ टेलनेट नहीं है, एचटीटीपी भी किया जा सकता है। इस सर्वर पे जाने का जो मेन मकसद था, अब मैं उस पे आता हूं। यहां पे दोबारा सर्विसेज में गए, सर्विसेज में देखते देखते यहां पे नजर पड़ रही है जी हमारी डीएनएस पे, इधर डीएनएस लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैं जरा इसको आपके नोट्स में ऐड कर दूं ताकि जरा फॉन्ट बड़ा करके आपको चीजें यहां डिस्प्ले करा दी जाए कि क्या क्या कुछ यहां पे दिख रहा है इस वक्त, ठीक है जी। ये सर्वर पे क्लिक करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस इसका डिस्प्ले होता है जी। यहाँ पे सर्वर 1 पे मैं गया, सर्विसेज में आया 1 2, और ये लेफ्ट साइड पे आप देखें ये सर्विसेज नजर आ रही हैं, इनमें ये डीएनएस है। अब मैं डीएनएस पे क्या करने लगा हूं, क्लिक, ठीक है जी। ये जी डीएनएस पे क्लिक कर दिया। डीएनएस की सर्विस इस वक्त क्या है, ऑफ। इसको यहां ऑन किया जा सकता है। सिस्को आईओएस में इसके बराबर की कमांड पता कौन सी है, आईपी डीएनएस सर्वर, जो चली नहीं थी ये चल गई है। यानी ये अब डीएनएस सर्वर बन गया है, यानी दूसरे लोगों की ये अब मदद कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन मदद करेगा तब जब इसके पास खुद कुछ बताने के लिए होगा, फिलहाल तो कुछ बताने के लिए नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है टाइप ए रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया था डीएनएस में बाइंडिंग्स अलग अलग तरह की होती हैं। IPv6 की बाइंडिंग अलग है, IPv4 की बाइंडिंग अलग है, ठीक है जी। मेल टू मेल बाइंडिंग अलग है, अलग तरह की। हमें सिर्फ इस वक्त IPv4 और डोमेन नेम को बाइंड करना है। इसको कहते हैं डीएनएस टाइप ए रिकॉर्ड। टाइप ए रिकॉर्ड इस्तेमाल होता है IPv4 और डोमेन नेम की बाइंडिंग के लिए, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप ए रिकॉर्ड ही है, ठीक है जी। मैं नाम लिखता हूं, नाम से मुराद डोमेन नेम, जैसे कि a.com b.com, तो मैं लिखता हूं जी a.com और उसका आईपी, नीचे एड्रेस है 1.1.1.1 और उसके नीचे लिखा हुआ है ऐड। पहले उसने नाम पूछा, नीचे एड्रेस पूछा और तीसरे नंबर पे है ऐड, ये ऐड हो गया। इसी तरह b.com और उसका आईपी लिख देते हैं 1.1.1.2 ऐड। उसके बाद यहां पे PC2 है या सर्वर है, ठीक है। सर्वर 1, इतना लंबा नाम भी क्यों लिखना है, S1 लिख देता हूं, s1.com, ठीक है जी। सर्वर का आईपी क्या है जी, 192.168.2.4। ये 3 बाइंडिंग्स मैंने इस पे अभी कर दी हैं, ये 3 बाइंडिंग इस पे कर दी हैं, और उसके बाद ऊपर इसको ऑन भी कर दिया है, ऑन भी कर दिया है। बस इतना सा काम है। नहीं सेव करने की, सेव आप, अच्छा मैं तो सेव कर भी नहीं रहा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आईपी और लिंक आप करने के बाद मैं कुछ भी सेव नहीं करूंगा। क्यों, हर रोज के टास्क मेरे डिफरेंट हैं, मुझे हर रोज डीएनएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आज का टास्क है, आज करेंगे और उसके बाद खत्म। आप अपने पास सेव करके रखना चाहें तो आप जरूर सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। इस सर्वर को अब a.com का पता है, b.com का पता है, और s1 यानी server.com का आईपी इसको पता है, ठीक है। किसको पता है, सर्वर को, ठीक है जी। मैं जाता हूं PC2 पे, ये डीएनएस सर्वर कन्फिगर हुआ ना, अब मैं डीएनएस क्लाइंट कन्फिगर करने लगा हूं। PC2 पे आया, आईपी एड्रेसेस में गया, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, आईपी, उसके बाद मास्क, उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे, और आखिरी नंबर पे क्या है, डीएनएस सर्वर। क्लाइंट सिर्फ इतना कहने से बन जाएगा, आप इसको बता देंगे तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन है, तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन है। तो इसका डीएनएस सर्वर है 192.168.2.4। सर्वर का जो आईपी है वो इसका डीएनएस सर्वर है। इसके बाद ये क्लाइंट बन चुका है, इस सर्वर का ये क्लाइंट बन चुका है। यानी आप PC2, इसका नंबर PC2 है इसका नाम, आप PC2 पे बैठ के ये वाली बाइंडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी करके भी दिखाता हूं। तो क्या किया जी, डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया और उसके बाद क्लाइंट बनाने पड़ते हैं।
जिसको आप डीएनएस सर्वर का आईपी बताएंगे काम उसी पे करेगा ये, ठीक है जी। इसको बंद कर दिया। किसी एंड डिवाइस को क्लाइंट बनाने का क्या तरीका है, जहां आईपी असाइन करते हैं वहां डीएनएस सर्वर आपने ऐड कर देना, उसका आईपी ऐड कर देना। ये मैं राउटर बी पे आया जी, राउटर बी पे हम आ चुके हैं। सिस्को का राउटर है ना जी, सिस्को का राउटर, सिस्को का राउटर डीएनएस सर्वर भी बन सकता है और डीएनएस क्लाइंट भी बन सकता है। सिस्को का राउटर पैकेट ट्रेसर में डीएनएस का सर्वर नहीं बन सकता, लेकिन रियल में बनता है। लेकिन पैकेट ट्रेसर में सिस्को का राउटर क्लाइंट जरूर बन सकता है। अब मैं राउटर बी को ना उसी सर्वर का क्लाइंट बनाने लगा हूं, राउटर बी को उसी सर्वर का क्लाइंट बनाने लगा हूं। सबसे पहला काम आईपी डोमेन डैश लुकअप, ये कमांड बाय डिफॉल्ट भी मैंने आपको बताया इनेबल होती है, ठीक है। आखिरी काम क्लाइंट कैसे बनेगा, ये कमांड है आईपी नेम सर्वर 192.168.2.4, वो सर्वर का आईपी क्या था, यही था ना। तो मैंने इसको बता दिया तुम्हारा नेम सर्वर यानी डीएनएस सर्वर 192.168.2.4 है, बस। राउटर बी पे बाइंडिंग हुई भी है नहीं, लेकिन ये बाइंडिंग यूज कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि बाइंडिंग पूछने के लिए मैंने इसको एक डीएनएस सर्वर का पता बता दिया। एक तो तरीका है खुद पे बाइंडिंग कर लो, दूसरा तरीका है खुद पे नहीं करनी तो किसी डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लो अपने नेटवर्क में। तो राउटर बी के लिए अब डीएनएस सर्वर मौजूद है, इस पे अब ये बाइंडिंग यूज करके दिखाऊं आपको। पिंग करता हूं s1.com, बल्कि s1 को छोड़े, बी पे बैठ के a.com करते हैं। a.com राउटर ए का है ना, एंटर किया, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेटिंग a.com डोमेन सर्वर। पहले इसके आगे लिखा हुआ आता था ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है जी। अब जो है वो आपको वो जो आपने आईपी बताया है वही आईपी आपको अब लिखा हुआ यहां पे नजर आ रहा है। पिंग हो गया, दोबारा करके देख लें, पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है। पिंग उसने आईपी को ही किया है, लेकिन आपने आईपी नहीं लिखा था, आपने आईपी आपने तो लिखा था a.com। अच्छा, अब ये ना बड़ा मैंने कुछ चीजों का ख्याल रखा है। राउटर बी का जो डीएनएस सर्वर है वो भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बाद a.com यानी राउटर है वो भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए पिंग हो गया है। इनमें से कोई भी चीज इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती तो फिलहाल पिंग नहीं हो सकती जब तक कि राउटिंग नहीं हो जाती। साथ साथ में राउटिंग की अहमियत पे भी जोर देता जा रहा हूं कि अननोन को नोन बनाना हमारे लिए कितना जरूरी है। राउटिंग के बाद तो जहां मर्जी डीएनएस सर्वर हो, तो जहां मर्जी डीएचसीपी हो, तो जहां मर्जी आपकी डेस्टिनेशन हो, वो पिंग हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे ख्याल रखना पड़ रहा है कि जिसके पास भी मैंने जाना है वो होना रीचेबल चाहिए। तो राउटर बी के राइट पे उसका डीएनएस सर्वर है और लेफ्ट पे वो डेस्टिनेशन थी जिसको मैंने पिंग किया है, दोनों ही पिंगेबल हैं। अच्छा, इसी तरीके से जरा एक चीज देखिएगा, मैं PC2 पे आया, PC2 भी तो क्लाइंट है ना, डीएनएस क्लाइंट। अच्छा, राउटर बी भी क्लाइंट बन गया है और PC2 भी क्लाइंट है, ठीक है। PC2 पे आया, वेब ब्राउजर में गया, ठीक है जी। थोड़ी देर पहले यहां मैंने आईपी लिखा था, अब मैं s1.com लिख सकता हूं। s1.com उसी सर्वर का ही बेसिकली आईपी, उसी की मैंने बाइंडिंग की हुई है। एंटर करें, अब भी वेबसाइट खुल गई है, क्योंकि s1.com का आईपी इसको कैसे पता लगा होगा, पहले तो इसने डीएनएस सर्वर से आईपी पूछा होगा कि s1.com का आईपी बताओ, उसने इसको आईपी भेजा होगा जो कि 192.168.2.4 है। एचटीटीपी असल में आईपी को ही हुआ है, लेकिन आपको आईपी याद रखने की या लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं अभी, सिस्को का राउटर डीएनएस सर्वर कैसे बनता है और क्लाइंट कैसे बनता है। अगर आप सिस्को के राउटर को सर्वर क्लाइंट नहीं बना रहे तो इसमें जो दूसरा सर्वर लगा हुआ है वो कैसे सर्वर बन सकता है। पैकेट ट्रेसर में अगर डीएनएस सर्वर चलेगा तो यही वाला चलेगा, आप सिस्को के राउटर को एज डीएनएस सर्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ अरसे बाद जब हम GNS3 और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, वहां सिस्को का राउटर भी डीएनएस सर्वर के तौर पे पूरा पूरा काम करेगा, ठीक है जी। बाइंडिंग
हमने अगर डोमेन लुकअप ऐड किया हुआ है तो वो डीएनएस सर्वर पे ब्रॉडकास्ट करता है। अगर आप आईपी ना भी देते हैं यहाँ पे तब भी इसने पिंग कर जाना था, क्योंकि इसने करना था ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट जब उसने राइट्स वाले नेटवर्क में भेजना था तो उसको जवाब आ जाना था। तो बेहतर यही है कि आप प्रिसाइज सर्वर बताएं। ठीक है जी, ठीक हो गया। साथ है हमने क्या क्या कुछ कॉन्फ़िगर किया, हमने टेलनेट किया है, उसके अलावा हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर किया है, हमें सिस्को के राउटर को डीएनएस सर्वर बनाना आ गया, हमें सिस्को के राउटर को डीएनएस क्लाइंट बनाना आ गया, सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो सर्वर है उसे डीएनएस सर्वर बनाना आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो ग्राफिकल क्लिक्स है। उसे एचटीटीपी सर्वर बनाना आ गया, वो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, इसके बाद बारी है जी अभी रिमोट एक्सेस की दोबारा से, क्योंकि रिमोट एक्सेस में प्रोटोकॉल है दो, आपने भी किया सिर्फ टेलनेट और दूसरा प्रोटोकॉल है एसएसएच। ठीक है जी, उससे पहले अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले लें, ब्रेक लेके वापस आए तो फिर हम जो दूसरा प्रोटोकॉल है एसएसएच वाला उसको पढ़ते हैं। ठीक है जी, ब्रेक से वापसी आप कोशिश कीजिएगा 11:45 तक आप लोग वापस पहुंच जाए। ठीक है जी,